चीज अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज एन फॉर्मल ऑफर इन्विटेशन इन राइटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क एट स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड टाइम लिमिट एंड ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टेंडर क्या है, हो गया एक तरह का इन्विटेशन हो गया। क्लियर है ये चीज? टेंडर को अगर आपको डिफाइन करना बोला तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? ये सर एक इन्विटेशन है जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकाला जाता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्क को करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग निकालते हैं विद सर्टेन लिमिट और टाइम और यस सर हाँ, उसका टाइम लिमिट है, कॉस्ट है, ये चीज मस्ट टर्म एंड ये तो कंडीशन। रहेगा। यस हाँ, तो इसके बाद हमारा देखिए ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो टेंडर हमारा हो गया एक तरह का इन्विटेशन कि हमारा काम कराना है। मतलब जब आपको काम को अप्रूवल मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू नीड टू एग्जीक्यूट द वर्क। तो आपको एग्जीक्यूट करना है, काम को करवाना है, तो आपको करना पड़ेगा टेंडर। ठीक है, इसके अलावा अब भी सरकारी आप विभाग में जा रहे हैं तो फिर ऑप्शन नहीं है, टेंडर ही एक ऑप्शन है। तो उसके अलावा आप कैसे करिएगा, किसी एक को उठा के दे तो नहीं दीजिएगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, किसी कंपनी किसी एजेंसी को पकड़े और उसको दे दिए भाई तुम कराओ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको हर चीज मेंटेन करना है। ठीक है, पढ़ते हैं और आगे। इन फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क, मटेरियल सप्लाई वर्क, और आप डिमोलिशन वर्क बोलते हैं, है ना, और बहुत सारा वर्क, लेबर सप्लाई वर्क, वो सब भी होगा। तो जितना तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे उतना टाइप का ये सब काम भी आएगा, है ना, क्योंकि सारा काम जो काम के बेसिस पे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी हमारा जितना भी काम आएगा, वर्क्स आएगा, वो सबको आप इसमें ले सकते हैं। तो हमारा जो टेंडर होता है जनरली आप कहाँ देखते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, बहुत देखते होंगे, हर रोज न्यूज़पेपर में नया नया टेंडर आते रहता है, नोटिस आते रहता है, देखे हैं ना? यस यस सर। सर हाँ, यस देखे हैं। तो अभी क्या है, टेंडर का मोड अब धीरे धीरे अब ऑनलाइन भी होने लग गया। पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, न्यूज़पेपर में आया, ठीक है, उसके बाद फिजिकल फॉर्म्स पे बहुत सारे भरिए, उसको सबमिट कीजिए, एक उसका जो टेंडर होता था, डॉक्यूमेंट खरीदिए जाके डिपार्टमेंट से लीजिए। तो इस तरह का प्रोसेस चलता था। अब क्या है, सारा चीज़ ऑनलाइन है। डिपार्टमेंट क्या करती है, जो इन्विटेशन जो टेंडर नोटिस है अपलोड किया, जो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, बिडिंग फॉर्म हो गया या उसका और भी सपोर्टिंग जितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारा अपलोड कर दिया, ठीक है, साइट पे। और उसके बाद वहाँ से लोग जो है, हाँ सर, हर डिपार्टमेंट सर अपना अपना टेंडर ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालती होगी सर। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट का जो है ना, एक पूरे बिहार गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, तो वो यस लोग क्या है अपना एक साइट बना के रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑनलाइन सिस्टम है। तो उस पर अलग अलग सारे डिपार्टमेंट का टेंडर खुलता है, ठीक है, टेंडर मतलब उस पर हम लोग भी अपलोड सर देख होता सकते है। हैं सर क्या सर। अब यही दिखाएंगे आपको, आप चलिए, तो अभी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला अभी। यस यस तो इसमें क्या है कि अब क्या सिस्टम हो गया है कि अब ये सब ऑनलाइन मोड में आ गया, ठीक है, ऑनलाइन मोड में आ गया। इसका अब क्या फायदा होगा, कोई भी देख सकता है, हम और आप भी देख सकते हैं टेंडर को, कि टेंडर में क्या लिखा हुआ है, किस तरह का टेंडर है, ठीक है। बट हम और आप भर नहीं सकते, क्यों नहीं भर सकते बताइए तो, वाई? सर, क्योंकि हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सर। भी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाना वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन पर्सन, एक कोई बोलिए। उसके सर, लिए सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर। हाँ, सर कुछ मतलब आपको क्या है, ओके ओके, जी तो हमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप किसी में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए, ठीक है। प्लस आपके पास जैसे कुछ कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए अलग से उसका लाइसेंस होता है, समझे, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से लाइसेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स जो है दैट इज थोड़ा स्पेसिफिक वर्क आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो उसका अलग एक लाइसेंस चाहिए। मतलब आप मान लिए बिजली का मिस्त्री बनना चाहते हैं, तो एक तरह से आपको एक लाइसेंस चाहिए, क्या गाँव घर वाला बिजली मिस्त्री नहीं ना बनना है क्या, या बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी काम कराना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। जैसे अभी गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बट कितने जी लोग सर। के पास, अगर गाँव में देखेंगे
बहुत लोग ऐसे ही गाड़ी चला रहा है ना, छोटा-छोटा मतलब एज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, माइनर है, फिर भी वो बाइक चलाता है, ये चलाता है, तो दैट इज़ इल्लीगल। तो हर चीज़ है इसमें। तो अभी देखते हैं और भी चीज़ आएगा, देखिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या था कि जो डेफिनेशन हम लोग देख लिया, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ रहा है टेंडरिंग का, पहले बताइए? किसी को आइडिया है क्या? यस टेंडरिंग का हमको ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? क्या? सर, हम लोग को कोई भी काम करवाने के लिए मतलब टाइमली कोई कॉन्ट्रैक्टर काम का हो, सर ठीक है सर। कॉम्पिटिशन बढ़ता है, अच्छा तो कौन चूज कर पाते हैं। ठीक है, किसी एक आदमी को बोलने सर दीजिए, आवाज आ रही कोई है? एक आदमी बोलिए। हाँ, बोलिए। सर इसमें जो है ना सर, इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के भी सर कॉन्ट्रैक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ता है। पांडा मनु को बोल रहे हैं। ओके, पांडव, पांडव सर बोलिए, बोल हाँ, पांडव। हुँ। हाँ बोल रहे थे कि इसमें सर कौन मतलब कंपटीशन बढ़ता है सर, हम एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर पाते हैं काम करने के लिए, जो इफेक्टिव काम कर पाए सर। ठीक है, हाँ, चलिए। एक नेसेसिटी हो सकता है कि हमको कुछ कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जिसके पास ज़्यादा योग्यता हो, एक्सपीरियंस हो, उस तरह का काम वो कराया यस हो, सर, ठीक है? जी सर, तो यस इस सर, तरह मैं कॉन्ट्रैक्टर और चाहिए। टाइमली भी हो पाएगा सर, कोई भी काम एग्जीक्यूट होगा। हाँ, और हमारा क्या है, यस सर, टाइम भी एकदम मेन है कि हमारा टाइमिंग जो है सही होना चाहिए। अगर हमने 6 महीने में काम करना है, तो 6 महीने में काम होना चाहिए, ठीक है? उससे डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर इसमें तो बेनिफिट भी और भी होता है चीज़ें दोनों, हैं। ऑनर, दोनों को, ऑनर को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या है हमारा, हाँ, यहाँ पे देखिएगा, तो टू गेट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसी, कंपनी, ठीक है? या जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका अपना-अपना कंपनी होता है, ये होता है, तो उसका नाम भी वो लोग उसके नाम पे भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो कुछ कंपनी भी होती है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, होता है ना? सुने होंगे ऐसी बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट की बात सुनते होंगे। कुछ-कुछ कंपनी देखते होंगे, जैसे कि कोई ब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा-बड़ा ब्रिज बन रहा है, तो सुनते हो कहीं बाहर से कंपनी आके बना रही है। जैसे अभी मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, बाहर से कंपनी आके बना रही है। तो ये सब क्या है? ये सब ये भी टेंडर का फॉर्म है। टेंडर हुआ होगा शुरू में, क्या? ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी को डायरेक्टली बुला लिया होगा, आइए और आप काम कीजिए। वहाँ पे तो टेंडर हुआ होगा, इज़न्ट इट? क्या होगा ना कि नहीं? तो बताइए, टेंडर हुआ होगा? यस सर, यस सर। सर तो वही है, तो कुछ टेंडर जो होता है, कुछ-कुछ ग्लोबल लेवल पे भी टेंडर हो रहा है, समझे? मतलब कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, समझिए। अपने नेशन से दूसरे बाहर जाके भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनी जो है बिड कर रही है और प्रोजेक्ट ले रही है, तो ऐसा भी हुआ। कुछ-कुछ आप जैसे देखते हैं लोकल, जो यहाँ सर एक देखिए, ग्लोबलाइजेशन भी हो जो सकता है सभी इसका, डिपार्टमेंट। क्या? ग्लोबलाइजेशन भी हो सकता है टेंडर से, क्या ग्लोबलाइजेशन हो सकता है? यानी कि ये कब हम एक बोलना देश से होता दूसरे है? देश में जाके कर सकते हैं। तो हाँ, आपके पास है, कॉम्पिटेंसी है, आप आप बहुत बड़े रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी है, और आपके पास इक्विपमेंट्स है, आपके पास हर चीज़ है, देन यू कैन गो, आपको मिल सकता है। आप बिड करेंगे, आपको मिला तो आप काम कराइए, बाहर जाके कराइए। कुछ इंडियन कंपनी बाहर जाके काम कराइए, कुछ बाहरी कंपनी यहाँ काम कराइए, तो इस तरह का चीज़ है। तो ये टेंडरिंग का प्रोसेस है, जिससे क्या है, ये हमको पता नहीं है कि 10 लोग टेंडर भरा है, 10 कंपनी टेंडर भरा है, तो किसको मिल जाएगा? तो जिसको मिलेगा, जहाँ का होगा उसको मिल जाएगा। तो बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, कुछ ग्लोबल टेंडर होता है, कुछ लोकल टेंडर होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अगर हमारा नेसेसिटी की बात करें, तो ये है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर हो वो कॉम्पिटेंट है, वो आपको मिले, एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर मिले, एक्सपीरियंस्ड एजेंसीज कंपनी मिले, ठीक है? जो उस तरह के काम कराए हो, तो इस तरह का चीज़ फाइंड करने में आसान हो जाएगा, ठीक है? प्लस हमारा जो मनी है जो लगा रहे हो आप, सरकार जो अपना पैसा दे रही है या कोई ओनर अपना पैसा लगाएगा, तो उसके लिए क्या है, उसका वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, मतलब क्वालिटी जो है काम का, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। तो हमारा फोकस क्या है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसके विदिन टाइम होना चाहिए, जितना कॉस्ट है उतने में होना चाहिए, ठीक है? उसके विदिन हो जाए। और एक और चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कि मान लीजिए अगर हम टेंडर नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा? कैसे टेंडर दे दिया, कैसे उसको टेंडर दे दिया, क्या? ये यस चीज़ सर, हो सकता है? मतलब आप लोग जो है तुरंत आरटीआई मारेंगे, अरे टेंडर उसको कैसे मिल गया है? हमारे पास मान यस लीजिए अभी निहारंदु है, आशुतोष है, तो लड़ाई हो जाएगा ना, तो आशुतोष को हम टेंडर दे देंगे डायरेक्टली, तो फिर निहारंदु नाराज हो जाएगा, क्या पांडव? तो हो सकता है। जी सर।
तो एक कंपटीशन कराना पड़ेगा, एक टेंडर इनवाइट करना पड़ेगा, सब लोग फिर बिड करेंगे, ठीक है, भरेंगे टेंडर को, फिल करेंगे, और तब हम क्या करेंगे उसमें जो टेंडर का सारा डॉक्यूमेंट्स है उसको देखेंगे वन बाय वन, कंपनी बाय कंपनी, और सबका कॉम्परेटिव बनाएंगे। सबका कॉम्परेटिव मतलब सबका कंपैरिजन करेंगे, और जो बेस्ट होगा, बेस्ट सुटेबल जो होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो इस तरह का हमारा नेसेसिटी है। टाइप्स ऑफ टेंडर तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइज ऑफ टेंडर की बात करें, बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ कुछ लोकल टेंडर हैं। बहुत सारे जो मैक्सिमम काम जो हो रहे हैं आपके यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क है या जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, ये सब क्या है, लोकल टेंडर हो गए। यहाँ के यहीं के सब कॉन्ट्रैक्टर, यहीं की सब कंपनी है जो कर रही है, ठीक है, उसको लोकल बोलेंगे। ग्लोबल टेंडर क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए बाहर से कंपनी आ रही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो ग्लोबल टेंडर है। अगर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की बात करें, बहुत बड़े बड़े ब्रिज की बात करें, उसको ग्लोबल बोलेंगे। और कुछ अगर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो सॉरी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे और उसको बेस बनाएंगे, तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर देख सकते हैं क्या होगा। मतलब लमसम टेंडर क्या हुआ, जो कि लमसम काइंड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। लमसम में क्या करते हैं हम लोग कि टोटल कॉस्ट लिया, ठीक है, लमसम कॉस्ट जो हमारा प्रोजेक्ट का है, और उसी पे हम लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट को उसी पे कॉन्ट्रैक्ट बनता था। टोटल कॉस्ट को जो बीट करेगा उसी को हम लोग टोटल कॉस्ट में काम करा देते हैं। वहाँ पे आइटम रेट का फॉर्मूला नहीं था, हमको 15 लाख में कराना है, 15 लाख दिया, हो गया, उसने काम लाइए, हमारा काम हो गया। आइटम रेट टेंडर, ठीक है, ये जो उस तरह कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जो टेंडर हुआ, ये हो गया आपको। सिमिलरली जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बेस टेंडर हो गया, ठीक, क्लियर है ये चीज? यस सर। सब चीज जो है बेस्ड ऑन दैट, जो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़े हैं डिफरेंट टाइप, उसी पे डिपेंड करके हम लोग अलग अलग टेंडर बोल सकते हैं, है होता है, ठीक है। अब एक चीज एक इम्पोर्टेंट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये चीज आप बहुत सुने होंगे, अगर गौर से पेपर ऊपर के टेंडर देखे होंगे तो वहाँ लिखता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT, देखे हैं क्या? यस सर, ऊपर में रहता है NIT लिखा हुआ देखे होंगे हैं? और कुछ नंबर भी रहता है सर, सीरियल नंबर सब। हाँ, रेफरेंस नंबर रहता है उसका, नीट का। तो ये क्या होगा कि जो नोटिस है, बेसिकली जो नोटिस है टेंडर का नोटिस, वो कैसे आता होगा, किस तरह का आता होगा, ये चीज़ देखना है हम लोगों को। एक्चुअली ये आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में देखे होंगे, लेकिन गौर से नहीं देखे होंगे, इसलिए आपको ये जितना इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ये पता नहीं चलेगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन होता भी है क्या। तो ये चीज़ क्या है, सब उसमें रहता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रहती हैं, वो भी अभी देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोटिस जो है, टेंडर नोटिस हम लोग किसके थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर और ऑनलाइन मोड में करते हैं, ठीक है। और भी कुछ मोड हो सकता है, ठीक, लेकिन न्यूज़पेपर जो भी आपका है रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं सब में डाला जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली एक तरह का गवर्नमेंट रेगुलेशन है, समझे, इस तरह का रूल है कि आपको टेंडर को न्यूज़पेपर में देना है या वेबसाइट में देना है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, रेगुलेशन है हमारा, सरकारी रेगुलेशन है। या कोई ऑनर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इस तरह का इनवाइट करे तो उन लोगों के पास भी अपना अपना रूल है, और अपना अपना वो क्या करते हैं ऑनलाइन मोड में या सब न्यूज़पेपर के मोड से हम लोग को मिलता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ टेंडर निकला है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर टेंडर निकला है तो टेंडर नोटिस में क्या सब चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ समझना है। तो इसमें क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है डिपार्टमेंट का नाम होगा, वर्क होगा, प्लेस होगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अर्नेस्ट डिपॉजिट, BOQ फी, प्रोसेसिंग फी। तो ये सब जो वर्ड है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट मतलब क्या हुआ, विथ ऑफिशियल नेम भी रहेगा, ऐसा भी समझिए इस ऑफिस से निकला है, ऑफिस भी रहेगा, डिपार्टमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो ऑफिस भी होगा इसमें, नेम ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट, अगर सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, या कोई कंपनी का हो तो नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद जो नेम ऑफ वर्क एंड प्लेस, मतलब अगर किसी चीज़ का आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो ऐसे नहीं लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको PCC रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है,
500 फीट पीसीसी रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है। इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए तो। सपोज हमको जो है ये जो हमारा कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में जो आपका ग्राउंड है उसी के अलोंग जो है हमको पिचिंग कराना है, सपोज पीसीसी कराना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका वर्क का नाम हम क्या देंगे बोलिए तो। कोई एक आदमी कोई बोलेंगे। क्या कोई है? सर क्या हेलो। पब्लिक बस वर्क टेंडर नाम दे सकते हैं सर क्या? कंस्ट्रक्शन जैसे कराना है, मान ली हमें पीसीसी रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, तो पीसीसी रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है और 500 फीट पीसीसी रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है, और हमारा जो है इस जो ग्राउंड आपको देख रहे हैं कॉलेज के जो है आपके हॉस्टल के बाहर उसमें कराना है, ठीक है, उसके साइड में कराना है पीछे, ठीक है, 500 फीट कराना है, साइज वाइज ठीक है दिया जाएगा। कैसे लिखेंगे वर्क का नाम कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द वर्क? सर लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग 500 फीट रोड अराउंड द फील्ड ऑफ जीपी के कटिहार। along the field of जीपी के कटिहार। प्रेजेंट इन द जीपी ठीक के है, कटिहार सर। तो देखिए बेसिकली आप जो बोले उसमें दो चीज देख रहे हैं आप, एक तो काम का नाम देख रहे हैं और प्लस प्लेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्लेस रहना है, आपको कहाँ काम कराना है, ठीक है, यस तो इस तरह का चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह का ठीक है, नेम ऑफ वर्क एंड प्लेस जो है उसमें रहेगा, मतलब काम का पूरा डिटेल रहेगा, क्या काम कराना है एकदम एग्जैक्ट, मतलब 500 फीट आप रोड बोले ना पीसीसी रोड, ऐसे बोलते आप कंस्ट्रक्शन ऑफ पीसीसी रोड और बोल देते ये हमारा जो प्लेस है, बट वहाँ पे आपको बोलना ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ जो आपका वो कितना कराना है वो सब पे लिखना पड़ेगा, तो ये वर्क लिखने का भी एक तरीका है। सर जैसे रहता है गाँव सब में रोड बना रहता है उसमें लिखा रहता है हम्म, कि मुख्य मतलब किसी बॉयज हॉस्टल से जैसे बॉयज हॉस्टल से लेकर कॉलेज के गेट तक पीसीसी रोड का निर्माण ऐसे भी लिख यस, सकते हैं सर। हाँ हाँ एकदम सही बोले आप। अगर हमें उस तरह का नीड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना फीट या पीसीसी का निर्माण करना है, तो ये सही बात है, इस तरह का Yes. होगा। तो इसमें क्या है, प्लेस भी आ गया, ठीक है, तो उसका आपको वर्क भी आ गया, कितना काम कराना है वो चीज़ भी आ गया, और अब जाने चलिएगा तो उसमें कॉस्ट दिखेगा, अर्नेस्ट डिपॉजिट दिखेगा, बीओक्यू फी दिखेगा, प्रोसेसिंग फी दिखेगा, तो ये क्या है इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये टर्म्स आप देख रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो एक चीज़ हमारा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये आप समझ रहे हैं क्या होगा, जैसे कि हमारा सैंक्शन हो गया, अप्रूवल मिल गया, तो वहाँ पे कॉस्ट होगा जिस पे अप्रूवल मिला होगा, राइट, मिला होगा, तो वो Yes, जो sir. हमारा कॉस्ट होगा वो क्या होगा आपको, वो जो कॉस्ट होगा उसको हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल रहे हैं, या टोटल जो आपका कॉस्ट है, ठीक है, जितने के लिए आप इन्वाइट करे थे हम इतना पैसा लगा रहे हैं इस वर्क में और हमको ये काम चाहिए, ठीक है, तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगा आपको, जो टोटल कॉस्ट आप बजट पहले ही तैयार कर चुके हैं इसके बारे में, क्लियर है। उसके बाद एक और टर्म आप देखेंगे, अर्नेस्ट डिपॉजिट, लास्ट बार बताए थे कुछ क्या, अर्नेस्ट डिपॉजिट क्या हो गया, एक और चीज बताया था आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो गया, तब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पेड किया जाता है सर अर्नेस्ट कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट को मतलब। पेड किया जाता है, यस उल्टा बोल रहे हो, नहीं सर, अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर कौन पे पेड कर, करेगा, हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्टर, हाँ कॉन्ट्रैक्टर टेन पेड परसेंट करता है। सर। हाँ, तो अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या है कि हाँ भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है, काम कराने का मन है हमको, ठीक है, तो इस तरह का चीज बोल रहे हैं। तो ये जो मन, ये जो अर्नेस्ट डिपॉजिट है, हर प्रोजेक्ट का, हर टोटल कॉस्ट का आपका कुछ परसेंटेज रहता है, ठीक है, तो कुछ परसेंटेज आपका रहेगा, और ये भी आपको नोटिस में देना है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, अर्नेस्ट डिपॉजिट इतना है, मतलब अर्नेस्ट डिपॉजिट आपको
जो हक्स को जितना भी कॉन्ट्रैक्टर आया, मान लीजिए 10 लोग आया तो 10 लोग को जमा कराना है, और जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा टेंडर, जिसको आप देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका जो है आपका पास रहेगा डिपॉजिट। और बाकी जिसको एक्चुअली होता है कि कहीं कहीं कभी कभी केसेज में क्या है, ये रिफंडेबल भी होता है, अदरवाइज कभी कभी इसका लिखा रहता है, आपको नोटिस में देना है, जो रूलेशन है, जो अपडेटेड रूल्स बन गए हैं उस हिसाब से रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें देखेंगे किस तरह का है। कुछ बीओक्यू फी की बात करें, बीओक्यू क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो एक बिल ऑफ क्वांटिटीज जो है, जो आप एस्टिमेट बनाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट देखे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट देखें हैं आप कैसे बनता है, उसका शीट Yes, आपको sir. दिखाए थे, उसमें आइटम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटी निकालते थे, लेंथ ब्रेथ ये वो करके क्वांटिटी निकालते थे, रेट डालते थे, कॉस्ट निकालते थे, और टोटल को ऐड करके लास्ट में हम लोग पूरा फाइनल उसका तैयार करते थे बिल। तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ, वो जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जिसको आप बोलते हैं, वही आपका क्या हो गया, बीओक्यू हो गया है। अब उसको क्या है, आपको वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, तभी तो आइटम को कोट करेगा ना, देखेगा आइटम ये आइटम है, क्योंकि जो वर्क है आपका उसको आपने प्रिपेयर कर लिया एस्टिमेट, तो उस पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना आसान है, बीओक्यू बनाना आसान है। तो एक बिल ऑफ क्वांटिटी एक डॉक्यूमेंट होता है, पता है आपको, जो आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट समझिए, वो हो गया, और उसमें सारा आइटम का रेट वेट सब लिखा रहता है और टोटल कॉस्ट निकाला रहता है। उसी के बिहाफ पे आइटम रेट जो है वो लोग कोट करेंगे और आपको फिल करके मिलेगा। कुछ प्रोसेसिंग फी होता है, तो कुछ प्रोसेसिंग फी क्या हो गया, जैसे फॉर्म का प्रोसेसिंग फी लगता है ना, जैसे हम लोग आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो फी देते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फी देते हैं, तो उस तरह का फी हो गया, तो कुछ प्रोसेसिंग फी होगा। और देखिए चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, टेंडर ओपनिंग एंड क्लोजर डेट। टेंडर ओपनिंग तो ठीक है जिस दिन आया, प्लस उसका पीरियड लिखा रहेगा टेंडर का, मतलब टेंडर का एक पीरियड रहेगा कि ये जो टेंडर पीरियड है इतना दिन के लिए है, मतलब इतने दिन में आप भरिए तो भरिए, नहीं तो खत्म। उसके बाद सबमिशन कैसे करना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको रेफरेंस रहेगा, प्लस डॉक्यूमेंट दिया रहेगा, अभी ऑनलाइन सिस्टम में देखेंगे तो, और कंडीशन जो भी है वो रहेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि हमको कहाँ ये चीज़ मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, देखिए एक साइट है हमारा, देखिए ये साइट आप देखे हैं कभी? कोई देखा है इस साइट को? नहीं सर। No, sir. क्यों नहीं ट्राई करते, कभी ट्राई करके देखिए। हम टेंडर पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पढ़ रहे हैं, और आपको इंजीनियर बनना है, और आप आगे जाके जूनियर इंजीनियर भी बनेंगे कुछ लोग, क्या जिनका इंटरेस्ट है ना, बहुत लोग, क्योंकि मैंने अगर पूछा तो बहुत सारे लोग जेई बनने Yes, वाले sir. हैं। तो इसमें क्या है, हमारा एक सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, ई टेंडरिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस सिस्टम में क्या है आपका, हर चीज़ आते रहता है, देखिए लेटेस्ट टेंडर दिख रहा है कुछ, है ना, एक तरफ नाम Yes, लिखा है sir. डिपार्टमेंट, टेंडर, टेंडर डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड डेट, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट, जितना बिहार गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो वर्क करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, सबका यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट का जितना भी टेंडर होगा सब यहाँ से आएगा, ठीक है। ये आपका एक ही सॉल्यूशन, मतलब ये एक यही आप पोर्टल है जिसपे सब मिलेगा, और यहीं से टेंडरिंग होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेंडर प्री व्यू करके देख सकते हैं। ये प्री व्यू दिख रहा है ना, इसमें अगर जाइएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स दिखेंगे, देख रहे हैं। यहाँ पे अभी देखिएगा तो एक और यहाँ पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, इसमें जाइएगा तो कुछ रजिस्ट्रेशन जो होता है आपको वो सब दिखेगा, टेंडरिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको टेंडर रिव्यू करें, मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं, एनीवन कैन सी इट। तो पहला देखिए, सबसे लेटेस्ट टेंडर आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है सबसे सीरियल नंबर 1 में, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल 300 बेडेड बॉयज हॉस्टल 01 ब्लॉक फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एट बख्तियारपुर बिहार, दिखा? दिखा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलिए तो हम क्या करते हैं, सपोज इसको हमको एक बार देख लेते हैं कि टेंडर में क्या चीज़ है।
तो देखिए इसका हम लोग, सबको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ टेंडर का Yes, जो sir. है रेफरेंस दिया हुआ है, अनाउंसमेंट डेट दिया हुआ है, वर्क्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क्स दिया हुआ है जो अभी आपको पढ़ के दिखाया, टाइटल, ठीक है, टाइटल जिसको दिया हुआ उसमें कितने स्टेज में काम हुआ वो दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो ये तो ऑनलाइन मोड का नोटिस है, ऑनलाइन मोड का नोटिफिकेशन है एक्चुअली, ये प्रॉपर नोटिस नहीं है, अभी नोटिस भी दिखाएंगे। तो इसमें ही देख लीजिएगा आप, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया हुआ है, सर 18 देख करोड़ पा रहे का है ये। हैं? हाँ दिख रहा RS होगा। हाँ, उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ BOQ, अगर जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसका कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपया उसके लिए देना होगा आपको। EMD मतलब क्या हुआ, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो इसका जो है कुछ परसेंट होता है, आप निकाल के देख लीजिए कितना परसेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसका यहाँ डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ है कि फ्रॉम इतना रिक्वेस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, 28/4/2020 तक, उसका टेंडर क्लोजिंग का कर रहा है 30 तक, ठीक है। इस तरह से आपका सिंपल ये दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट सर नंबर और ये सब दिया हुआ है। सर BOQ सबको देना पड़ेगा क्या, जितने BOQ, कॉन्ट्रैक्टर होंगे सबको मतलब हाँ पेड करना पड़ेगा, जैसे 10,000 के अमाउंट है? हाँ BOQ लेना पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट से खरीदना पड़ेगा इसको। EMD क्या जो है, EMD सर, सर हाँ EMD दिखाते जो हैं था आप, सर, हाँ हाँ बोलिए ना, EMD। सर EMD जो था 28 लाख रुपया सर, वो पहले डिपार्टमेंट को पे करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सर क्या? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है, ठीक है, शुरू में ही जी, डिपॉजिट करना है, वो ठीक है। डिपार्टमेंट को पेड करेगा सर। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए क्या करती है विभाग, अब क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कुछ टर्म्स दिखता होगा, EMD दिखता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है, वैलिडिटी पीरियड, राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स एंड कोरिडेंडम टू टेंडर नोटिस एंड इट्स नेसेसिटी, ये सब चीज़ क्या है। तो जो अर्नेस्ट मनी है वो आप जान रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसका 102% कुछ रहता है, और वो जो आपका है इनिशियली आपको भरना है कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि वो क्या शो करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस काम में करने का मन है कि नहीं। मान लीजिए आपका आप जो है भर दिए टेंडर और आपको एक्सेप्ट हो गया, और आप जो है काम छोड़ के भाग गए, काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो केस में ये अगर पैसा जमा रहेगा तो फिर वो भागेगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है कराया जाता है कि आपका सच में इसमें काम करने का इंटरेस्ट है, सच में ये काम करने का आपको इंटरेस्ट है, एक तरह से ये हो गया। तो दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो वो आपको इनिशियली करना हो रहा है। ओके, इसको देखना है, चलिए आपको बुक में भी है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, व्हाइल सबमिटिंग अ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, अबाउट 1 to 2% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट with the department as earnest money as guarantee of the tender, ठीक है। this amount is for a check so that the contractor may not refuse to accept the work and run away when his tender is accepted। तो ये आपका बेसिक मीनिंग है EMD का, उसको शॉर्ट में हम लोग EMD बोलते हैं, बहुत काफ़ी फेमस है ये चीज़, जब आप इस फील्ड में पढ़िएगा आगे तो जो आपका अर्निंग मनी डिपॉजिट है ये टर्म बहुत यूज होता है, शॉर्ट में लिखा रहेगा तो समझ जाना हमको, ठीक है। देखिए इन केस कंट्रैक्टर रिफ्यूज टू टेक अप द वर्क हिज अर्नेस्ट मनी इज फोर्टिफाइड, मतलब उसका जो अर्नेस्ट मनी है वो क्या होगा, उसको वापस नहीं मिलेगा, वो रख लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। एक और टर्म आप देखें उसमें, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, सर ओके। हाँ वर्क जब खत्म हो जाएगा तो रुपया तो घुमाएगा ना सर, जो जमा भी अर्नेस्ट कर मनी रहे का हैं। जो है वो क्या हम लोग को लिखा रहेगा, अर्नेस्ट मनी जो है जमा होने का वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, वो कंडीशन वहाँ यस दिया रहेगा आपको, ठीक है। जैसे यस सिक्योरिटी यस डिपॉजिट है वो हम लोग डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, कहीं काम छोड़ के ना भाग जाए, या कुछ भाग बिल जाए। पास हुआ यस निकल रहा है क्या, कुछ गलत काम कर दिया, मान लीजिए कम ही काम किया और मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि काम नहीं कर रहा है, डिले कर दिया, ये कर दिया, तो
सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हमारा उसका Yes. जो पैसा है जमा है मेरे पास, वो भागेगा नहीं। Yes. Security deposit with after acceptance of tender of a particular contractor, he has to deposit a certain amount with the department or owner and is known as security deposit. It varies from 5 to 10% of the total estimated cost of the work to be executed. तो ये क्या है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 5 से 10%। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा ना टेंडर तो आपको जमा करना है, तब आप काम कराइएगा। Usually the contractor has to deposit this amount prior to commencement of the work. If the amount of security deposit more in case of large estimated work, the contractor may be asked to remit parts of security deposit to start with. मतलब कि वो क्या कर सकता है, जो उसका पार्ट एक पार्ट जमा कर सकता है और फिर धीरे धीरे दे सकता है। मान लो जैसे अभी 19-20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर देखेंगे तो 20 लाख क्या 30 लाख ऐसा ऐसा आ सकता है उसमें। तो मान लीजिए एट अ टाइम वो अगर कुछ नहीं देना चाहते तो ऐसा कुछ अगर टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका रूल्स है, तो उस बेस पे वो क्या कर सकता है कि एक पार्ट जमा करके कमेंस करेगा काम को, फिर उसके साथ उसके बाद उसको डिडक्ट कराते जाएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, एक और चीज पढ़िए। यूजुअली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बाय द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द बैलेंस अमाउंट कलेक्टेड। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका वहाँ पे सारी बातें क्लियर रहती है कि अर्नेस्ट मनी का क्या होगा या सिक्योरिटी मनी जो है वो कैसे हम लेंगे। तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा कि जो वहाँ पे टेंडर निकालने ऑफिस, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल बिल और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ गारंटीड पीरियड विच इज अर्लियर। ठीक है, जो गारंटीड पीरियड है उसके बाद उसको रिफंड किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको देखिए, डिपॉजिट ऑफ लोन सर सिक्योरिटी अगेंस्ट प्लांट मशीनरीज और मटेरियल इशूड बाय द ऑनर। मान लीजिए आप कुछ दिए उसको और मशीन ही गायब हो गया या कुछ हो गया, तो उस केस में उसको डिपॉजिट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एज अ पनिशमेंट इफ कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए जो एग्रीमेंट हुआ है बीओक्यू पे उस तरह काम नहीं हो रहा है, तो एज अ पनिशमेंट हम उसको डिपॉजिट को जब्त कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ टर्म्स है, जैसे वैलिडिटी पीरियड क्या है। ठीक है, इट इज अ पीरियड विद इन विच द रेट कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर वैलिड। वो आपका वैलिडिटी पीरियड है, जैसे कि आप सुनते होंगे नोटिस में वैलिडिटी पीरियड क्या है ना। बियॉन्ड दिस पीरियड द कॉन्ट्रैक्टर इधर में एग्री और ही कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेट फॉर एक्सिक्यूट द वर्क। ये आपका वैलिडिटी पीरियड है। मान लीजिए आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो एक पीरियड है जिसको आपको साइन करना है जाके कि हाँ हमने साइन कर लिया एग्रीमेंट और हम काम करने वाले हैं। बट नहीं साइन कीजिएगा इस जो आपका वैलिडिटी पीरियड है उतने में, तो फिर आपको फिर हम लोग रीटेंडर में चले जाएंगे या कुछ और करेंगे। एक और चीज़ क्या है, राइट टू रिजेक्ट वन एंड और ऑल टेंडर। मतलब ये क्या है हमारा, जो अभी बताया आपको, एक सेफ्टी टाइप का चीज़ है ना, कि डिपार्टमेंट क्या कर रही है कि इस तरह का राइट अपने पास रिजर्व रख रही है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि हम लोग किसी टेंडर को रिजेक्टिंग लोएस्ट टेंडर, मतलब मान लो कि कोई आदमी कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना लोएस्ट टेंडर जो है कर दिया, कोट कर दिया रेट को, कि आपको लगता है कि इतने पे वो काम नहीं करा सकता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको काम दीजिएगा। मान लिया जाए कि कोई चाहे कि नहीं हम इतने में काम करा देंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है उतने में कराना, जो करंट मार्केट वैल्यू है मटेरियल का, मशीनरीज का, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, क्या है, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डिपार्टमेंट है, आपको खुद पता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो उस रेट में वो काम उतना में नहीं करा सकता है, बहुत ज़्यादा लो कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको टेंडर मिल गया। तो उस तरह को हम लोग क्या करें, उसको हम रिजेक्ट करेंगे और जो सेकंड लोएस्ट होगा उसको हम लोग असाइन करेंगे। तो ऐसा ऐसा भी जो चीज़ें हैं आती हैं जब हम लोग टेंडर को प्रोसेस करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं कि किस कंडीशन में हम रिजेक्ट कर देंगे,
तो आपको यहाँ फिर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ टेंडर मान लीजिए पार्टिकुलर जो फॉर्म है, आप ऑनलाइन मांग रहे हैं, आप फिजिकली कोई दे रहा है तो उसको नहीं एक्सेप्ट आप कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आप लोगों का हॉस्टल का फी ऑनलाइन जमा होने लग गया, हो गया ना। तो अभी ऑफलाइन लेके लेने जमा करने आएंगे तो वो जमा नहीं होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन मोड हो गया है, अब वहाँ से करना है क्या। तो क्योंकि एक पार्टिकुलर फॉर्म रहेगा तो डिपार्टमेंट को ईजी रहेगा उसको देखने में, स्क्रूटनी करने में, ठीक है। ठीक है, अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसके आगे पीछे कुछ हुआ तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अर्नेस्ट मनी नॉट इनक्लोज्ड अगर है तो भी कर सकते हैं। टेंडर इज नॉट साइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर तो भी आप रिजेक्ट करिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर पुट सम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ डिपार्टमेंट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल तो भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। व्हेन लोएस्ट टेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंस टू एग्जीक्यूट द वर्क, मतलब जितना में काम ही नहीं होगा, ठीक है। लोएस्ट टेंडर डज नॉट हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन टाइप ऑफ वर्क टेंडर्ड, मतलब उस तरह का एक्सपीरियंस को नहीं है तो भी हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं किसी टेंडर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से हमको पता चलता है, जब वो पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट भर के देगा, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट आपको बताए उसमें हर चीज़ रहता है। जैसे आपको चेक लिस्ट दिखाया था उस दिन, उस चेक लिस्ट में आपने देखा होगा कि 23 करीब था ना, 23 उसमें आइटम्स थे, भरना था उसको, हर चीज़ देना है आपको। 23 जितना लिखा हुआ लिस्ट में उतना चेक लिस्ट जमा करना है, उतना इंक्लोजर जमा करना है। तो उसमें आपने देखा कि हर चीज़ का ब्यौरा था उसमें, ठीक है। आपका वर्क एक्सपीरियंस था, मनी का था, ठीक है, हर चीज़ सारा डॉक्यूमेंट का था A to Z। रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर्स, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा भी केस है जहाँ पे सबको रिजेक्ट कर देना होगा, ठीक है। जैसे व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर्स टू इंश्योर एडिक्वेट कंपटीशन इज नॉट रिसीव्ड, तब हम लोग पूरा टेंडर को रिजेक्ट कर देंगे, फिर हम लोग कुछ रीटेंडरिंग या कुछ और प्रोसेस अपनाएंगे। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर इट इज फाउंड दैट चेंजेस इन डिजाइन आर वेरी इसेंशियल, इस केस में हमको क्या करना होगा, जो टेंडर आ गया उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन एनी फ्रॉड इज डिटेक्टेड द लोएस्ट टेंडरर हैज कोटेड वेरी हाई रेट्स देन एस्टिमेटेड रेट, ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग कोट किया और जो सबसे नीचे वाला टेंडर है वही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मतलब बाकी लोग इससे भी ज्यादा है, समझे, बाकी लोग इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये लोएस्ट है और फिर भी ज्यादा है तो इससे बाकी सब और ज्यादा है, तो इस तरह केस आएगा तो भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। जब कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर नहीं आया हमारे पास तो भी कर सकते हैं। जब कभी डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, नहीं, कोलिजन एमंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब चीज हो गया। सिकनेस, फाइनेंशियल रिवर्स और अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हैज अकर्ड विद द ऑनर व्हिच अनेबल्स द ऑनर टू प्रोसीड विद द वर्क, तो ऐसा भी केस आएगा तो हम लोग सारे टेंडर को रिजेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सी टर्म्स है, कंडीशन जो भी टर्म्स है रिजेक्ट करना है, कब रिजेक्ट होगा, कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, ठीक है, ऐसा केस होगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो जब आप ये सब काम में जाइएगा या जब जेई आप बनिएगा तो धीरे धीरे आप सीखिएगा। शुरू में तो एक टेंडर हुआ, काम हो गया, कभी कभी ऐसा केस आएगा कि टेंडर में कुछ दिक्कत आ रहा है, कभी रिजेक्ट करना होगा, कभी ये होगा, तो आप एक्सपीरियंस कीजिएगा इन चीज़ों को। एक और चीज़ है कोरिजेंडम की बात करें तो कोरिजेंडम क्या है, शुद्धि, मतलब अगर मान लीजिए टेंडर नोटिस में कुछ गलत आपने लिख दिया है, ठीक है, या मान लीजिए कभी कभी जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, राइट, तो अभी क्या हो रहा है कि जो टेंडर निकला हुआ होगा उसको क्या होगा, स्क्रूटनी नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि सब लोग घर घर से काम कर रहे हैं प्लस, तो ऐसा कुछ कंडीशन हुआ कि हम लोग क्या करें, टेंडर को बढ़ा देंगे, तो टेंडर नोटिस का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर देंगे, टेंडर भरने का डेट एक्सटेंड कर देंगे, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए कुछ चेंजेस करना है, चेंजेज होना है तो वो सब कर सकते हैं। मान लीजिए कभी हमको कॉस्ट में ही चेंज करना है, ऐसा भी टर्म्स एंड कंडीशन पहले लिख देंगे हम कि मे बी इट में बी चेंज, तो वो कॉस्ट भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है और उसी के हिसाब से ईएमडी भी चेंज कर सकता है, तो वो सब कर सकते हैं। तो जो भी शुद्धि पत्र निकलता है, शुद्धि चीज शुद्धि करना हो, सुधारना होगा टेंडर को, तो हमारा इसका जरूरत पड़ता है, कोरिजेंडम का। तो ये चीज इसको बोलते हैं शुद्धि पत्र, सुने होंगे आप लोग ये चीज, शुद्धि पत्र वाली बात, क्या सुने ना। Corrigendum to tender notice. In continuance of tender notice published in this newspaper dated
It is hereby notified that the dates of issue and receipt of tenders for the work of that have been extended up to dash dash, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह का शुद्धि पत्र निकलता है, ये सब न्यूज़पेपर में निकलेगा, ऑनलाइन मोड में निकलेगा, तो ये सब जो भी चेंज करेगा। तो क्लियर है ये चीज, जो टर्म्स था समझ गया आप? क्या हेलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग क्या करो, एक शुद्धि पत्र निकालिए जिसका भी टेंडर गलत हुआ है, ठीक है, नोटिस गलत हुआ है, शुद्धि पत्र निकाल के बताइए हमको, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? ये टास्क भी हो Yes, सकता sir. है। आप लिखिएगा इन कंटिन्यूअस। हाँ, हम प्रशांत बोल रहे हैं, सर आपको भी करना होगा। सब लोग कर सकते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस है, दिस इज अ प्रैक्टिस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस से कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक टेंडर ठीक है नोटिस निकाल, मान लिया हमको कोई शुद्धि पत्र निकालना है तो कोई निकाल दिया कोई रैंडम, वो सब चीजें, ठीक है। अब देखिए कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया था हर चीज, उसमें क्या आएगा, टेंडर नोटिस है उसमें, ठीक है, वो भी एक पार्ट उसी का हो गया टेंडर डॉक्यूमेंट का ही। तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो एसबीडी मैंने दिखाया था आपको, एसबीडी या फॉर्म F2 दिखाए थे, कभी जैसे बिडिंग फॉर्म 1, बिडिंग फॉर्म 2, ये सब चीज आता है। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, तो वो आ गया। उसके बाद कुछ शेड्यूल होता है, शेड्यूल A, B और C, ये सब शेड्यूल आपको भी दिखेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, सब इसको हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। प्लस एक चीज़ आप देखिएगा, तो अभी कहीं कहीं ड्राइंग का बहुत जरूरत पड़ता है। मान लीजिए हमारा कहीं बिल्डिंग बनना है, ठीक है, बिल्डिंग का काम है, या कुछ मान लीजिए डैम का है, कहीं पे आपका रोड का है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ सेट ऑफ ड्राइंग भी मिलता है आपको। तो ड्राइंग भी प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट एज अ टेंडर डॉक्यूमेंट, वो भी रहता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे फिर मतलब जो टेंडर होगा उसको देख के लोग करेंगे। प्लस जैसे कि माने टेंडर हुआ तो लोग, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जाके साइट भी देख के आते हैं, समझे, क्योंकि साइट का नाम लिखा हुआ है कि बनना है यहाँ पे, तो वो लोग पहले साइट भी दिखाएंगे तब हम टेंडर भरेंगे। तो अपना सेफ्टी वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी बहुत कुछ करते हैं टेंडर को देने से पहले, क्या, क्योंकि ये एग्रीमेंट का चीज़ है ना, कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम इस काम को करेंगे, और फिर इस पे आप फिर मुकरिएगा तो आपको लॉस होगा, क्या, अगर आप काम छोड़ रहे हैं तो आपको लॉस होगा, जो डिपॉजिट किया आपने शुरू में वो जमा हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें सारा चीज रहता है, तो सब कुछ आपको भरना है, सब कुछ एज अ कॉन्ट्रैक्टर एक को भरना पड़ेगा हर चीज, और एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा टेंडर का, इंक्लूडिंग ऑल, जितना इंक्लोजर है, जितना मैंने आपको चेक लिस्ट दिखाया था, सब चीज, आपका पैन कार्ड, बैंक बैलेंस का, ये वो जो भी है, प्रीवियस 3 इयर्स 5 इयर्स जो भी है वो लगाना पड़ेगा, लाइसेंस लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो जितना चीज चेकलिस्ट में दिया रहता है वो आपको लगाना पड़ता है। तो चेकलिस्ट क्या हो गया, चेकलिस्ट कौन प्रोवाइड करेगा, डिपार्टमेंट। जो टेंडर निकला था कल मैंने आपको दिखाया था उस दिन, उसमें क्या क्या दिया हुआ था, नोटिस दिया हुआ था, एसबीडी फॉर्म दिया हुआ था, बिडिंग फॉर्म, उसके बाद आपने देखा होगा चेकलिस्ट दिया हुआ था, ठीक है, और और भी कुछ डॉक्यूमेंट उसमें थे, डिजाइन वगैरह का भी डॉक्यूमेंट उसमें था, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो भी था फॉर्म में ही लिखा हुआ था। तो ये सब चीज़ कहाँ से मिलेगा आपको, ऑफिस से मिलेगा, और ये सब चीज़ आपको फिर भरना पड़ेगा। खाली फॉर्म मिला समझिए, हम उसको भरेंगे और फिर उसको वापस जमा करेंगे, जो एक टाइमलाइन हमारा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आजकल तो ये सब हो गया कि ऑनलाइन भरिए, ठीक है, ऑनलाइन जमा करिए, स्कैन करिए, डालते जाइए, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ आप उसमें आएगा। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो है अगर देखेंगे, कवर पेज वगैरह तो समझ गए क्या, कवर पेज हो गया या इंडेक्स वगैरह क्या होता है, मतलब किस पेज पे कौन सा चीज़ है, रिपोर्ट बनाते हैं आप तो कैसे कवर पेज देते हैं, इंडेक्स देते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ कंटेंट रहता है, उसके बाद जो टेंडर नोटिस है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ स्पेशल है उस तरह लिखा हुआ, तो वो सब चीज़, ठीक है। स्पेशल क्या क्या हो गया, टाइम लिमिट हो गया, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना हो वो चीज़ हो गया, तो इस तरह का चीज़ है, कुछ कंडीशन होता है। उसके बाद जो फॉर्म्स होते हैं, आप यहाँ बेसिकली देखिए
A1 A2 B1 B2 इस तरह के फॉर्म्स होते हैं PWD फॉर्म्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ये B2 किसके लिए है, B1 किसके लिए है, A2 किसके लिए, A1 किसके लिए। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तो एक्चुअली PWD and other public bodies have agreed for such agreed form agreement form actually such as this। तो ये 4 तरह का है और चारों का डिफरेंट पर्पस है। A1 क्या है फॉर पीस वर्क परसेंटेज रेट, A2 क्या है फॉर पीस वर्क आइटम रेट, B1 परसेंटेज रेट टेंडर फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, B2 फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो इस तरह का हम लोग ये फॉर्म हो गया, बिडिंग फॉर्म हो गया। और जैसे कि कहीं कहीं ये डिफरेंट वेरी करता है डिपार्टमेंट वाइज या कहीं पे भी आप देखिएगा स्टेट वाइज, तो वहाँ पे इसका कुछ और भी नाम हो सकता है। जैसे अभी हम लोग जहाँ पे थे उधर में F2 एग्रीमेंट फॉर्म F2 होता था, या जो SBD आप देख रहे हैं वो सब फॉर्म था। डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द वर्क वो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। शेड्यूल ए की बात करें तो शेड्यूल ए आप समझ गए, इसमें क्या रहता है शेड्यूल ए में, इसमें डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स जो भी सप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट का जो स्टोर है उससे, तो उसके बारे में इसको पूरा डिटेल लिखा रहता है शेड्यूल ए में। तो आजकल तो ये मैंने बताया कि आजकल अब स्टोर रहता नहीं है, PWD है चाहे जो भी है, तो ये सब तो अब खत्म हो गया कंसेप्ट। तो ये सब नहीं रहता है, अब तो सारा चीज़ आपको ही करना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। मटेरियल सप्लाई और ये सब सारी चीज़ें जो है उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल एक की बात अगर करेंगे तो आपको उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, द रेट, ठीक है, और प्लेस ऑफ डिलीवरी ये सब लिखा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ इस तरह का चीज़, ये एक शेड्यूल है इस तरह का बना रहेगा और आपको इसमें क्वांटिटी लिखा रहेगा सबका, ठीक है, पार्टिकुलर ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, इशू रेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो इस तरह का चीज़ दिखेगा। शेड्यूल बी की बात करें तो ये BOQ हो गया, जो बिल ऑफ क्वांटिटीज है, ये अभी भी चलता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज जस्ट एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट की तरह फॉर्म है, ये देखिए बनाए थे आप लोग। आइटम रेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, एस्टिमेटेड क्वांटिटी एंड रेट, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट निकल के आ जाएगा। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाते थे सेम चीज़ है, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टेंडर रेट लिख देंगे इन फिगर इन वर्ड और ये काम हो जाएगा, समझ गए। तो ये शेड्यूल बी है। तो ये शेड्यूल भरेगा कौन, ये कौन भरेगा, कौन भरेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लेगा सर। हाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जो टेंडर भर रहा है सारे लोग इसको भरेंगे, अपना अपना रेट लिखेंगे इसमें, मेरा रेट ये है, मेरा रेट ये है। तो इस तरह से सब वर्क के लिखते जाएंगे। शेड्यूल अगर सी की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन जनरली रहता है, ठीक है। इट इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स अलॉन्ग विथ आइटम नंबर, स्टैंडर्ड पेज नंबर ऑफ डिटेल स्पेसिफिकेशन बुकलेट, स्पेसिफिकेशन आइटम नंबर एंड स्पेसिफिकेशन, जो आपको SOR में रहता है। शेड्यूल ऑफ रेट आप जो सुने थे उसमें क्या है, जो SOR के पेज पे लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन का आइटम आपको दिखाए थे, वहाँ लिखा हुआ था जो 5.7.17 ऐसा कुछ लिखा रहता है ना क्लाउज टाइप, तो वो चीज़ क्या है, ये सब स्पेसिफिकेशन जो है आइटम का वहाँ से जाकर कोई देख सकता है SOR से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में बेसिकली। तो सारा टेंडर डॉक्यूमेंट हमारा फिल्ड होना चाहिए, उसको फिर जमा करेंगे। चलिए कुछ और आप देखते हैं कि टर्म्स जो टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में देखिए। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन समझ गए आप, ये आपका जो भी बिडिंग फॉर्म है, एग्रीमेंट फॉर्म है, उसमें लिखा रहता है सारा कंडीशन, सारा क्लाउज उसमें रहता है ना, ठीक है। कितना उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, जो आपको उस दिन दिखाए थे कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्म था कि कितने पे कितना लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो लिखा हुआ रहता है, इतना % लगेगा या इतना अमाउंट है तो इतना लगेगा, इससे ज़्यादा अमाउंट है तो ये लगेगा। तो इस तरह का उसमें गिवन रहता है। कंपनसेशन ऑफ डिले क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ठीक है, सब कंडीशन उसमें लिखा रहेगा। कंप्लीशन, मंथली बिल, पेमेंट ऑफ बिल, ये सारा चीज़ क्या है आपका, ये सारा कंडीशंस जो है आपको लिखे रहेंगे उस चीज़ में जो फॉर्म होगा, तो ये सारा उसमें रहेगा। तो देखिए टाइम लिमिट का क्या कंसेप्ट है। इन कॉन्ट्रैक्ट द पीरियड ऑफ कंप्लीशन स्पेसिफाई फॉलोइंग मेथड ऑन अ गिवन डेट और नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ।
मतलब कभी कभी जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे मान लीजिए सुटेबल नहीं, जैसे बरसात हो गया, कास्टिंग होगा बरसात में? नहीं नो होगा, सर। कास्टिंग नहीं हो पाएगा अगर बारिश में। तो उस तरह की चीज को हम लोग लिखते हैं उसमें कि इस पीरियड को हम लोग टाइम लिमिट बोल रहे हैं, उसको कैंसिल करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का चीज भी आपको इसमें आएगा कि टाइम लिमिट जो बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं टाइम लिमिट कि इतना डेट को खत्म हो जाए, तो ये हमारा एक गिवन डेट हो गया। अगर मान लीजिए हम इतना कैलेंडर मंथ में 3 महीने में कर देना है, इस तरह से हम, या नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे दिए कि 180 दिन में चाहिए, ठीक है, या 360, 365, ऐसा 1 साल, ऐसा चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग, ये टाइम लिमिट हो गया। तो कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस कभी कभी हम लोग सब कुछ इंक्लूड करके लिख दिया और उसको बाद में कंपनसेट कर सकते हैं। द टाइम अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट इंक्लूड्स रेनी सीजन ऑल्सो। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कहीं कहीं पे क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब ये होगा कि रेनी सीजन को भी इंक्लूड कर रहा है। बट अगर आप लिख देते हैं, क्लियर हो गए आप, ठीक है, कि रेनी सीजन में आप मान के चल रहे हैं कि काम नहीं होगा, तो फिर ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को उस हिसाब से टाइम आप दे रहे हैं, क्या कुछ समय बढ़ा कर दे रहे हैं। तो ये सब तो विभाग है, जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन लिखने का होगा वो लिखेंगे। सर हम्म जैसे कि सर अभी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर कुछ कर रहा होगा, बिल्डिंग विल्डिंग बना रहा होगा, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो उसको सर हम्म ये टाइम पीरियड तो ज्यादा मिलेगा ना? हाँ, ये अब देखो, ये क्या है, पूरा एक स्पेशल केस हो गया, इमरजेंसी केस हो गया, तो इसके लिए तो अकाउंट करना होगा ना, इसके लिए तो अकाउंट करना होगा। तो इसके लिए जो प्रोविजन होगा, प्रोविजन का कमी नहीं है, कंडीशन का कमी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का हम पूरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरा निकाल के देख लेंगे, तो उसमें A to Z चीज लिखा हुआ है, इमरजेंसी में क्या हो, जब बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हर चीज लिखा हुआ है उसमें। मतलब जो लॉकडाउन का अभी मन में चल रहा है, तो ऐसा भी सीन उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, घर से लोग बाहर ना निकले, कर्फ्यू हो जाए, ये हो जाए, तो हर चीज उसमें लिखा हुआ है, उस कंडीशन में कैसे कॉम्पनसेशन होगा, कैसे उसको टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा, तो ये सब चीज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। बाकी जो हमारा टाइम लिमिट है, अगर ऐसा नॉर्मल सब चल रहा है, तो आपको उस उसमें टाइम, उस जितना टाइम गिवन है उसमें कर देना है। अदरवाइज फिर पेनल्टी का उसमें क्लाउज रहता है कि हाँ इतना टाइम से बढ़ेगा, मान लीजिए, तो पर डे इतना परसेंट लगेगा, पर डे इतना परसेंट लगेगा, तो ये सब चीज़ होगा। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, है, तो कैसे लेट हो जाता है, उसके बाद उस पर पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है, फाइन लगना शुरू हो जाता है, वही चीज़ है क्या। Delays in completion of work may be caused by the owner or by the contractor. Following are the example due to delay take place. तो इस तरह का कंडीशन से हो जाता है कभी कभी, क्या वेट वेदर कंडीशन, डिस्प्यूट विद लोकल अथॉरिटी, रियॉट हो गया, लॉकआउट, ये देखिए लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन भी आ गया, लॉकआउट है, ये लॉकडाउन समझिए इसको, क्या दस अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स नॉट अवेलेबल इन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है, ठीक है। और उस पे क्या है, जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं या जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो उससे क्या होगा, उस कार्रवाई से हम लोग पेनल्टी डिसाइड कर सकते हैं, या एक्सटेंशन देना है तो मान लीजिए अग्री हो गया तो एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये सब स्पेशल केसेस हो गए, समझे, ये सब चीज़ हुआ, क्योंकि हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है ओकेजनली, तो इसलिए। एक और चीज़ देखिए, टाइम एक्सटेंशन। For time extension, contractor has to submit an application to executive engineer giving all the particulars and reasons for delay before 1 week of expiry of the time limit. The executive engineer considers the request and verifies the reason given and may grant an extension on reasonable ground. तो उनके पास एक पावर है, तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन को। तो ये सब चीज़ हो सकता है क्या। तो अभी लॉकडाउन कंडीशन है, तो कितना एप्लीकेशन पहुंच गया होगा क्या, Yes, तो sir. उन लोगों को क्या है, टाइम एक्सटेंशन मिलेगा। और चीज़ें देखिए, पेनल्टी की बात करें, तो पेनल्टी वगैरह क्या हुआ, वही जो आपको बताए, ये पेनल्टी जो है वो डिसाइड कौन करेगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, जिन्होंने टेंडर को निकाला।
जिनके साइन से निकला, तो उसके बाद क्या है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। A maximum penalty up to 10% of contract amount can be imposed to him। मैक्सिमम पेनल्टी 10% ज़्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भी रूल्स जो भी होगा रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। कुछ और चीज़ें देखिए, डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ क्या कि मतलब डिफेक्टिव मटेरियल यूज कर दिया, ठीक है, जो करना चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन में है उस तरह का हम लोग नहीं किए, ठीक है। हमको सैंड चाहिए, अच्छा सैंड चाहिए था, सैंड जो है कुछ और यूज कर दिया, ठीक है। रिवर सैंड चाहिए आपको, आप कुछ और सैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ क्या होता है कि जब पाया जाता है तब जाके क्या है कि वहाँ पे ऑब्जेक्शन होता है, वहाँ पे डिस्प्यूट होता है। यही आपको देखना है एज ए इंजीनियर, कौन पता करेगा डिफेक्टिव मटेरियल यूज किया है या डिफेक्टिव काम हुआ है या ढलाई सही से नहीं हुआ है, तो ये सब कौन देख रहा है, ये सब आप देख रहे हैं, एज ए जेई आप देख रहे हैं, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर आप जाके देखेंगे तो वहाँ क्या है आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होने देना है, ये है ना कि डिफेक्टिव कोई काम ना करे। आप मटेरियल जाके देख रहे हैं, मान लीजिए कंक्रीट मिला रहा है तो मिक्सिंग सही नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको M20 बनाना है, कुछ भी मिक्स कर रहा है, तो कोई भी प्रोपोर्शन नहीं मिक्स करे, जो M20 के लिए है M20 के लिए वही मिक्स करे, ठीक है, उस तरह की चीज़। तो अगर मान लीजिए करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा इज लिएबल टू रिमूव दिस डिफेक्ट इन वर्क एट ऑन एक्सपेंस, उसका पैसा लगेगा, उसको करवाना पड़ेगा, समझे, ये चीज़ है। अगर वो नहीं कराता है फिर पेनल्टी का ऑप्शन है, ठीक है, तो उसमें भी पेनल्टी कर सकते हैं, 1 से 10% तक का पेनल्टी लग सकता है। If the contractor fails to recover the defective material, it may be done by inviting another contractor by engineer in chief at the cost and risk of previous contractor। मतलब अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ये ला सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। तो ये सब भी हो सकता है कि दूसरा किसी को ला के काम कराएगा, लेकिन कॉस्ट पैसा कौन किसका लगेगा, पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर का। तो इस तरह का भी प्रोविजन और इस तरह का भी एक तरह से बोलिए सजा मिल रहा है, पेनल्टी मिल रहा है ना, पेनल्टी टाइप एक सजा हो गया। एक और चीज़ देखिए, टर्मिनेशन, किस चीज़ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा काम टाइम पे नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया और टाइम लिमिट ख़त्म हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा फिर मान लीजिए उसका मतलब ये हुआ कि वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको टर्मिनेशन भी उसका हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया बिना किसी विभाग को इन्फॉर्म किए हुए कि काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा केस में क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। if the contractor does not fulfill the terms and condition and if he leaves the works, if he does not maintain progress, if he does not observe the rule, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये भी केस हो सकता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम अनेबल हो गए हैं, अब आगे नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहाँ पे खत्म हो जाएगा, जितना उसको मिला तो मिला, बाकी उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसा भी केस हो सकता है। तो बहुत तरह के केस बनेंगे अभी। द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स मे बी कैंसल्ड और rescind and all his security money be confiscated और penalty up to इतना estimated cost may be imposed। तो ऐसा ऐसा भी केस आ सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे केस अराइज होते हैं, ये अभी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब आप वर्क में जाइएगा धीरे धीरे आपको डिस्प्यूट का पता चलेगा। जैसे हम लोग जाते थे वहाँ काम करने, तो होता क्या था कि साइट वगैरह पे कुछ वहाँ पे कांस्टेंट होते थे। कांस्टेंट्स कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं जहाँ बनना है जो चीज़, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अतिक्रमण, आप समझते हैं ना चीज़ों को, तो मानिए उस जमीन, सरकारी जमीन पे भी कुछ लोग रह रहे हैं, फिर हो गया वहाँ जाइएगा, वहाँ पे डिस्प्यूट होगा, लोग हटना नहीं चाह रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ हुआ तो कुछ हुआ, तो इस तरह का भी चीज़ होता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, फिर काम रुकता है, सब कुछ हो गया है रेडी, अब देख रहे हैं कि हाँ काम एग्जीक्यूट कराना है या काम कराना है, और फिर वहाँ पे इस तरह का डिस्प्यूट आ गया। प्लस कहीं कहीं हो सकता है कि गांव में कहीं ऐसा जगह हो जहाँ पे कुछ वर्क कराना है और वहाँ का जो विलेजर्स हैं वो लोग उसको मना करें कि नहीं यहाँ नहीं बनने देंगे, यहाँ नहीं होने देंगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सुने इस तरह का चीज कहीं पे? यस सर। यस सर।
मेरे इधर खुद झगड़ा होता है। कहाँ पे एग्जाम्पल सुने बताइए। सर मेरे घर के मेरा बगल मेरा हाँ ही बोलिए। जमीन है सर। हाँ मेरा ही सब 500 मीटर तक दोनों तरफ जमीन है सर। उसमें अभी हाईवे बन रहा है, तो उसका आप बोलते हैं सरकार बोल रहा है पैसा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोला पैसा नहीं देंगे। उसमें लिखा हुआ नहीं है, तब तो काम रुका हुआ है सर 5 महीना से। हाँ, तो ये सब डिस्प्यूट हुआ है ना। तो ये सब यस चीज़ सर। क्या है, एक्चुअली इसके लिए तो जो भी कंपनसेशन है सरकार देती है, तो वो कंपनसेशन से उसको कंपनसेट करके काम फिर आगे बढ़ाना होता है। बट ये सब चीज़ ठीक है। कुछ लोग का होता है जो नहीं बोलते हैं, कौन सा वैल्यू बोलते हैं उसको, कि मतलब आपको आपका ज़मीन जो है इतना प्यारा हो गया कि आप उसको नहीं बेचना चाह रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, कुछ पार्ट को भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो बहुत सारा कंडीशन आता है। चलिए, सस्पेंशन ऑफ वर्क्स भी कभी कभी सुनने को आपको मिलेगा। तो मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वही है, सस्पेंशन कर सकते हैं वर्क का। फिर मान लीजिए वो सुधरेगा, फिर आएगा, फिर करेगा, ठीक है। या शो कॉज करके पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। ये सब हो सकता है। सब लेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ, इट मीन्स लेटिंग बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर टू अनदर, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र करने वाली बात, किसी और को दे देना। मान लीजिए हमसे नहीं हो पा रहा, हम दूसरे को दे दे रहे हैं काम। तो ऐसा भी कुछ क्लाउज है जो कि एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में है, रूल्स में है, जो एक्ट होता है उसमें है। तो ये सब भी कर सकते हैं। सबलेटिंग और ट्रांसफ़र ऑफ वर्क, इसको हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली एडवाइजेबल नहीं है, मतलब इसको नहीं करना चाहिए। हाउएवर देयर आर circumstances when it is desirable and beneficial for the owner to allow subletting, मतलब ट्रांसफर। Such circumstances or situation are as follow: सबलेटिंग पार्ट्स ऑफ वर्क टू ए स्पेशलाइज्ड फर्म, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड फर्म है, कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, वो क्या कर सकता है, उसको टेकअप कर सकता है। सिकनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर जो है बीमार हो गया, ठीक है। मान लीजिए डेथ हो गया, ठीक है, इस तरह का चीज़ हो गया। मान लीजिए फाइनेंशियल जो वित्तीय कुछ कठिनाई आ गई, तो इस सब केस में हम लोग को ये इसकी जरूरत पड़ेगी कि ट्रांसफ़र करने का, तो ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो कभी कभी आप सुनेंगे एक्स्ट्रा आइटम्स, मान लीजिए जो कि कवर्ड नहीं था शुरू में, these are the items for which rates are not covered under the contract agreement but are to be carried out by the contractor for satisfactory completion of work. So extra item occurs due to unforeseen happening at the site, changes in drawing design specification and addition alternation suggest during execution. तो ये सब जो है, ये सब क्या है, कभी कभी एक्स्ट्रा आइटम का भी जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो रेट होगा शेड्यूल ऑफ रेट में, उसके बेसिस पे उसका कॉस्टिंग होगा। जो शेड्यूल ऑफ रेट पे है वो कॉन्ट्रैक्टर कोट नहीं करेगा उसका रेट कहाँ से आएगा, जो हमारा SOR है। तो ये सभी कभी कभी होता है, ज़्यादातर केस में आपको ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है। कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। एक्सकेलेशन की अगर बात करें, ये भी एक क्लॉज होगा, where the estimated cost of the work put to the tender is more than 5 lakhs and operative period of contract is more than 12 months, including approved non-penalized extension if any. Both the condition of work, cost of work and period of work should be fulfilled. तो ये आपको कुछ क्लॉज में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप लोग डिफिनेशन कॉपी में करिए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन का क्या मीनिंग हो गया, ठीक है। डेफिनेशन टाइप लिखिए, छोटा छोटा शॉर्ट नोट टाइप लिखिए सबका, जो भी अब आपको बताया अभी कि एक्स्ट्रा आइटम में क्या हो सकता है, सबलेटिंग का क्या मीनिंग है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग लिखते जाएंगे। तो जो भी क्लाउज है उसके बारे में आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ आएगा, फॉर वर्किंग आउट परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल्स एंड लेबर्स कंपोनेंट in the work, total of these two components should be taken as 100. These are to be calculated based on estimated breakup. तो एक्सक्लेशन का मीनिंग थोड़ा जाके पढ़िए, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। एक्सक्लेशन का मीनिंग क्या होगा, किसी को पता है?
क्या समझ में आया कुछ? एक्सप्लेनेशन मतलब क्या हुआ? नहीं हम्म? पता चला। मतलब मानिए कोई काम बहुत स्लो चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यस सर। तेज करना पड़ेगा, एस्केलेट करना पड़ेगा। तो उस तरह की चीजें इसके अंदर आ रही हैं, समझे? तो एक्सलेशन मतलब हुआ कि काम में तेजी लाना होगा। तो उस तरह के काम करने के लिए हमारा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेना होगा और उस बिहाफ पे हमारा काम होगा। द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन और प्राइस वेरिएशन टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूलाज। जो होगा इस सब रूल्स रेगुलेशन जो है इसका उसमें लिखा होगा। इसका एक्सलेशन का एक क्लॉज होगा दिया हुआ। आर्बिट्रेशन क्या चीज है? आर्बिट्रेशन क्या हुआ बताओ? क्या कहीं झगड़ा उगड़ा हो गया तो हो सकता है ना? यस सर। तो पंचायत बैठेगा। आर्बिट्रेशन मतलब क्या हुआ? तो दोनों के बीच सेटलमेंट होगा सर। मध्यस्थता करोगे ना? यस हिंदी में सर। बोले तो मध्यस्थता। हम्म। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड एन एस्केलेशन का मतलब सर पर्सन। प्रचार आ रहा है। क्या रहा? प्रचार, प्रचार प्रसार। हाँ वो अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होगा। इस काम में इस तरह क्या होगा हमारा कि तेजी लाने का हमको लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है। आप पढ़िए एक बार। एक्सलेशन मतलब क्या होगा कि काम को एक्सलेट करना, आगे बढ़ाना होगा। तो आर्बिट्रेशन में क्या है, हम लोग सुलह कराने वाली काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कहीं डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कुछ आइटम रेट को लेके, कुछ स्पेसिफिकेशन को लेके, या कुछ काम ऐसा किया और जो आपको लग रहा है कि नहीं उसमें सस्पिशन है, कुछ डाउट्स है। मान लीजिए आपको डेप्थ करना था 8 फीट, काटा 6 फीट, ठीक है। आप मानिए उसको किसी वजह से मिस कर गए और हो सकता है कभी गलती पकड़ा गया हो, तो इस तरह का चीज़ है। तो ये सब चीज़ होगा तो उसमें उसको सेटलमेंट करना होगा, या क्या कीजिए, क्या उस पर आएगा पेनल्टी, उसी डिसाइड करना होगा। लेकिन डिस्प्यूट को सेटल करना पड़ेगा। तो डिस्प्यूट और भी हो सकता है। डिस्प्यूट जो है सिर्फ ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में नहीं होगा, और भी चीज़ हो सकता है। जहाँ पे हो रहा है काम उसके आसपास का भी लोग, कभी कभी ये लोग इस चीज़ होता है, देखा गया है। ठीक है। आर्बिट्रेटर विल फिक्स अप डेट एंड टाइमिंग, मतलब इस समय जानते ही हो जो हियरिंग का केस है, क्योंकि सारा हर चीज़ में क्या है, इंडियन जो भी एक्ट है उसमें कोर्ट कचहरी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा बड़ा रिस्क हो गया तो फिर चक्कर लगाइए सॉल्व करने के लिए, उसमें सब कुछ होगा। फिर क्या है, प्राइस वेरिएशन क्लॉज है कि प्राइस वेरिएशन अगर होता है, माने सच में प्राइस वेरिएशन हो गया, मार्केट रेट ऊपर नीचे गया, तो उस केस में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउ द कॉन्ट्रैक्टर्स टू क्लेम एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्राइस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। दस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। तो प्राइस वेरिएशन तो जनरली नहीं करना चाहिए। क्या क्या लगता है? प्राइस वेरिएशन होगा क्यों? जब वो अपना टेंडर दिया से इतना हम कर देंगे तो फिर वेरिएशन होगा क्यों? नहीं, मान लो कि काम करा रहे हैं, आगे चल के कहीं वेरिएशन हुआ तो क्या होगा? तो थोड़ा सा तो सेफ दोगे ना कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ, मतलब कुछ ऐसा होगा तो अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है कुछ कुछ ना कुछ तो क्लाउज देगा। तो उसी में हमारा एक क्लाउज आया, प्राइस वेरिएशन क्लाउज। तो इस तरह की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमारा ये क्लॉज आया है, जिसमें एक इसका मिटिगेशन होगा, मतलब इसको हम लोग बराबर करके, ताकि दोनों खुश रहे, कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा ठीक है खुश हो जाए, इस तरह का चीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है कि नो एनी क्लेम क्लेम नहीं मिलेगा, डज नॉट अलाउ। नहीं वो चीज तो है, अलाउड नहीं करना है, बट एक क्लॉज बना हुआ है, ठीक है। इसमें देख लीजिए लिखा है आपको, इट इज समटाइम्स जो है, इट इज एडवाइजेबल टू इंट्रोड्यूस प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट द बेसिक रेट ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज स्टील, सीमेंट, सैंड। कुछ चीज़ों को चेंज करने का क्लाउज होगा जो कि
जस्टिस क्लॉज करने के के अंदर आएगा प्राइस लिए लिस्ट। हम्म। जस्टिस करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। हाँ मतलब हो सकता है, मान लीजिए बहुत बड़ा जैसे स्टील है बहुत महंगा है, तो स्टील में हम थोड़ा भी कम कर, थोड़ा मान लीजिए बेसिक रेट पे आ जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि काम हो जाए। तो इस तरह का जो डिसीजन होगा वो तो डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है। कुछ क्या है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ठीक है, जो आपका ये सब किस पे आएगा, ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो रहेगा कि लाइबिलिटी पीरियड क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट आपने किया है, द कॉन्ट्रैक्टर इज सपोज टू remedy all the defects due to faulty material and bad workmanship which will appear and pointed out to him within 1 year from the date of completion of the work। कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि जो आपका लाइबिलिटी पीरियड है, तो कोई काम आप कर रहे हैं तो उसका लाइबिलिटी पीरियड जो है आपको शुरू में फिक्स किया जाएगा। मानिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका थोड़ा सा लाइबिलिटी पीरियड ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, तो इस तरह का। तो दिस पीरियड ऑफ 1 year इज नोन एज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। मान लीजिए रोड बनाए आप और 6 महीना में टूट गया, तो ये इसका लाइबिलिटी किस पे जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट को किया है उसको पकड़ा जाएगा, समझे। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको उसको फिर रिमेडी करना होगा, सुधारना होगा। तो ये जो पीरियड होगा उसको हम लोग डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड बोलेंगे। देख रहे हो यहाँ क्या लिखा, इमीडिएटली द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी आस्क्ड टू रेक्टिफाई द सेम। अगर कुछ नोटिस किया जाता है डिफेक्ट, तो इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू अटेम्प्ट द सेम, देन द डिपार्टमेंट विल गेट इट रेक्टिफाइड थ्रू अदर पीस वर्कर ऑफ डिपार्टमेंटली एंड रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट कब देंगे, जब ये सब पीरियड ओवर हो जाएगा, शुरू में नहीं देंगे, ठीक है। एक और क्या होता है आपको, लिक्विडेटेड डैमेज। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहाँ आते हैं, जब मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे काम नहीं किया, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो क्या करेंगे, उससे हम लोग क्या लेंगे, उसका पैसा लेंगे, कॉम्पनसेशन का कॉम्पनसेशन उससे लेंगे, ठीक है, उस चीज़ का। तो उसको कौन पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा, ठीक है। इसका कुछ फिक्स किया जाता है, एक तरह का पेनल्टी हो गया ना, क्या लिक्विडिटी डैमेज। यस सर, यस सर। इट हैज नो रिलेशनशिप विथ एक्चुअल डैमेज, मतलब डैमेज कहना मतलब कि डैमेज कुछ नहीं है, कहना मतलब क्या हुआ कि डिले हो रहा है, सिंपली क्या, डिले इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप कुछ देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई जो भी उसका रेट होगा जिस हिसाब से उसको कंपनसेट करना होगा वो आपको कर सकते हैं। एक और आपको दिख रहा है अनलिक्विडेटेड डैमेज, दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस हैविंग रिलेशन विद द एक्चुअल डैमेज डन। It will increase or decrease according to the increase or decrease in the damage for the non-completion of the work within due date of completion or for not maintaining progress as per condition of contract। तो उस केस में ये आएगा, ये भी एक तरह का पेनल्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब और भी केस आएंगे कि कैसे हम लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट आ गया टॉपिक आपका कि फिलिंग द टेंडर एंड पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व। तो टेंडर को आप लोग फिल कैसे करेंगे, तो ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंडर जो फिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या होना चाहिए। वहाँ भी इंजीनियर चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, क्या सर? क्या उनको भी इंजीनियर चाहिए, यस सर। तभी ना हो पाएगा, जो इस चीज को जी, समझे। साइट विजिट भी कर ले सर। हाँ साइट विजिट, कॉन्ट्रैक्टर साइट विजिट करेगा ना तब कॉन्ट्रैक्ट लेगा सर। साइट विजिट मतलब जाके देख ले कि क्या कोई दिक्कत ना हो, या प्लस वहाँ का ये देख ले कि कितना काम कराना पड़ेगा, अंदाजा लगाए, था नहीं लगाएगा क्या, करने से पहले डूबने से पहले तो लगाया ना क्या, यस सर। वही चीज है। तो सर पहले क्वेश्चन तो जो हाँ सर, जैसे कहीं ब्रिज बन रहा है, जैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो वहाँ पे जो काम हम्म, करवाएगा इंजीनियर, वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा फिर गवर्नमेंट रहेगा, या फिर दोनों करेगा? अरे कॉन्ट्रैक्टर काम कराता है और उसका सुपरविजन कौन कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है। और बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज होता है वहाँ पे एक कंपनी नहीं काम करती, बहुत तो कंपनी काम भी कर सकता है, पार्ट में भी काम कर सकता है, तो वहाँ पे तो सब रहेंगे ना क्या।
बड़े बड़े Yes, sir. पदाधिकारी जाएंगे वहां देखने के लिए क्या? एक जेई से तो काम नहीं चलेगा, एक जेई से तो ब्रिज नहीं बनेगा। एक एक No. जो अगर डैम बनता होगा तो जो बड़ा बड़ा डैम, कितना इंजीनियर रहता होगा एक डैम बनाने में। तो जितना ज्यादा कॉस्ट रहेगा उतना ज्यादा उसमें इंजीनियर रहेगा क्या? जी. तो ये है। प्लस जो फिलिंग होगा तो उसमें क्या करें, सारा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को आपको केयरफुली पढ़ना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जितना भी कंडीशन फ्यूचर में राइव होंगे, मान ली कोई डिस्प्यूट राइव हो रहा है तो कैसे उसको मिटिगेट करें। तो हर चीज को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हर चीज लिखा हुआ है जो बाद में डिपार्टमेंट आपसे अप्लाई करेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो चीज आप पे फिर अप्लाई होगा कि आप कंप्लीट नहीं किए काम को समय पे, पेनल्टी है, लिक्विडिटी डैमेज है, ये सब वो सब सारी चीज कहाँ से आएगा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, एग्रीमेंट से आएगा। तो उसके पहले क्या, इसको अच्छे से पढ़ना है, उसको साइट विजिट मतलब साइट पे जाके देखना है, पता करना है, प्लस टाइम ऑफ कंप्लीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है। अन रेमुनरेटिव वर्क मतलब क्या हुआ, जिसमें रेमुनरेशन नहीं है, मतलब कहने का जिसका बिल नहीं बनता है वैसा काम। तो जिसका बिल नहीं बनता वैसा काम क्या होता है बताइए? टेम्पोररी किसी को ऑफिस पता है कि? बनाना सर. हाँ एग्जैक्टली, मतलब समझो कि हमारा ट्रैक्टर नहीं जा पाएगा, जेसीबी नहीं जा पाएगा, मशीन नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा ना, वहाँ मिट्टी डालना यस सर. पड़ेगा, भरना पड़ेगा ताकि चल जाए। ऐसा देखे होगे तुम बहुत, हम लोग हाँ के सर गांव घर देखे. में भी देखते थे ये सब चीज कि जहाँ जगह नहीं है खेतों में भी मशीन जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, तो रास्ता बना लेता था अपना। तो यस सर. उसके लिए प्लस वहाँ रहने वहने के लिए एक बनाया जाता था, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे देखते हुए लोग रहता है वहाँ पे। एक्चुअली जब बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है तो नीचे देखते होगे बना के उसके साइड में लोग रहते हैं वहीं पे, रात दिन काम यस चलते सर. रहता है। तो ये सब चीज का खर्चा जो है बिल में नहीं आएगा, ये सब अलग होगा। उसके बाद जो एस्टिमेट है उसको भी वो लोग तैयार करेगा। जैसे एस्टिमेट हमारा जो दे दिया, बीओक्यू जो दे दिए उसको खरीदा वो, तो उस बीओक्यू पे क्या करेगा, अपना रेट डालेगा और फाइनल एस्टिमेट टेंडर का वो खुद तैयार करेगा। फिर वो सब शेड्यूल सब लगा के फिर फिल करके जितना आप डॉक्यूमेंट देखे थे टेंडर का, इस तरह का पूरा वो रेडी करेगा टेंडर डॉक्यूमेंट्स को, और फिर भर के जमा करेगा जिस भी मोड से जमा करना है। समझे इस चीज? यस सर. ठीक है। तो इसमें जो हम लोग हैं एक और क्लास करेंगे, ठीक है। और अभी तक जितना पढ़े हैं आप इसको जरा कॉपी में जरूर नोट करिए, ठीक है। और नोट करके इसको चेक कराइए आप लोग यूनिट वाइज, यूनिट 1 जो पढ़े, यूनिट 2 जो पढ़े, और यूनिट 3 जो पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो पढ़े हैं उस सबको आप लोग कॉपी में करिए, नोट्स करिए, नोट बनाइए। ओके। तो हम लोग आगे चल के आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास जब टेंडर आ जाएगा, ऑफिस में टेंडर सबका रिसीव हो गया या ऑनलाइन मोड से रिसीव हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे उसका स्क्रूटनी करेंगे, कैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, किसको हम काम देंगे, ठीक है। इस तरह का चीज हम लोग देखेंगे। और फिर मतलब नेक्स्ट सेशन में ये खत्म हो जाएगा आपका ये टॉपिक है। ओके। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सारा भरेगा और प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी करके उसको सबमिशन करने का बचा हुआ है कि सबमिशन करेगा, उसके बाद बाकी का प्रोसीजर होगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं कि ये टेंडर का प्रोसेस कैसे होगा और कैसे वर्क ऑर्डर लास्ट में मिलेगा, और फिर काम जो है वर्क जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ और एक टेंडर आता है, अनबैलेंस टेंडर क्या है और रिंग फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, सबमिशन ऑफ फील्ड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो अब क्या हो गया है, जो भी सबमिशन होता है कैसे होता है अभी, अब जनरली ऑनलाइन सिस्टम मांग के है ना। तो यहाँ जो भी सबमिशन हो रहा है वो आपको ऑनलाइन करना है, सारा फिल्ड करके डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। तो सारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा, टेंडर डॉक्यूमेंट जितना भी होगा सबको एक साथ अपलोड करना है, सबको, जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट भर रहे हैं, जितने लोग टेंडर भर रहे हैं उतने लोग ये क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या है, जब वो सारा आ जाएगा, एक डेट रहेगा हमारा जो आपने जैसे नोटिस में दिया है कि इतना से इतना तक हम टेंडर लेंगे, तो उतने दिन में टेंडर आएगा आपके यहाँ। तो जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तो हमारा टेंडर का डेट जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद टेंडर नहीं लेना आपको,
तो जब वो डेट आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है टेंडर का, ठीक है। तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो सबमिशन होने के बाद हमारा डेट खत्म हो गया, सबमिशन डेट, और हम लोगों ने जो फिर डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं उसको ओपन करके देखना शुरू करेंगे सबको, वन बाय वन। और उसमें क्या है कि मान लीजिए 10 लोगों ने दिया है और मतलब कुछ का क्या है कि कुछ का फॉर्मेट ही सही नहीं है, जो आपको चाहिए था वो नहीं है, किसी में ईएमडी नहीं है, किसी में कुछ नहीं। तो जो भी अब मान लीजिए कहीं पे कमी है तो हम उसको राइट अवे क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं उसको, क्या कि आप में ये कमी है, जैसे ये सब चीज़ें। जैसे जनरली आप लोग कभी कभी फॉर्म भरते हो किसी एग्जाम का, तो कभी होता है कि आपका फोटो अपलोड नहीं हुआ, साइन अपलोड नहीं हुआ, किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है ना। तो उसी तरह की चीज़ है, अगर प्रॉपर जितना फॉर्मेट है, जितना उसका चेकलिस्ट था उतना नहीं है, उसमें कोई छूट रहा है, तो ये माना जा रहा है कि उसमें जो भरा है टेंडर उसमें कमी है कुछ, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स को उसका चेक करेंगे, वन बाय वन चेक करते करते एक हम लोग क्या करेंगे, उसको सबको देखने के बाद हम लोग एक कॉम्परेटिव बनाएंगे क्लास में। तो सारा जो चीज होगा, पहले यहाँ पे होगा ओपनिंग होगा और स्क्रूटनी होगा सबका, मतलब चेक कर रहे हैं आप सही है कि नहीं, तो उस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अब सबमिशन की बात करें तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड में सबमिशन होता था, तो अलग अलग जो है इनवैप में हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो अभी आपको इतना इन्वेलप की जरूरत नहीं है, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके देने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे ही कर सकते हो। तो था इन्वेलप 1 2 3 4 करके हम लोग अलग अलग चीज उसमें डालते थे, समझे। जैसे मान लीजिए हमारा, अगर इसमें देखेंगे पहले के केस में, तो इन्वेलप जो 1 होता था उसमें हम लोग क्या था, ईएमडी जो है आपका वो उसमें रहता था, आप जिस जिस भी वे से उसको जमा कर रहे हैं उसका उसमें प्रूफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो 2 है उसमें आपका क्या है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये चीज़ों को, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा खास ऐसा है नहीं जो समझ में नहीं आएगा, सिंपली क्या है हम लोग सबमिशन कर रहे हैं और किस तरह सबमिशन कर रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। पढ़े हैं कि नहीं सब लोग इसको, आगे नहीं पढ़े हैं सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी आपका इसका फॉर्म होगा, तो दोनों तीनों में क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या था, जो इन्वेलप 2 है इसमें आपको देखिएगा जितना जो चेकलिस्ट में था, कवरिंग लेटर हो गया, स्टेटमेंट देना है, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट देना है, आपको कोई टैक्स सर्टिफिकेट देना है, या 3 साल का जो ब्यौरा होता है आपको वो देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई काम किया हो, एक्सपीरियंस का देना है, लाइसेंस का देना है, तो ये सारी चीजें आप इसको ऐड करेंगे, उसी में ऐड करते जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी देख लीजिए आप, इसमें अगर है तो वो देंगे, आपके पास स्टाफ वगैरह है तो उसके बारे, तो इस तरह का हर डॉक्यूमेंट जो चाहिए चेकलिस्ट में जो था उस तरह से हम लोग प्रिपेयर करके इन्वेलप 2 में डाल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं सपोर्टिंग, ठीक है। तो उस तरह की चीज हम लोग इसमें डाल के दे देंगे। एक और बोल रहा है कि इन्वेलप 3 है, दिस इन्वेलप कंटेन द प्राइस टेंडर, ठीक है, टेंडर फॉर्म एंड विल द सिग्नेचर ऑफ टेंडर विद द विथ एक्चुअली होगा फॉर्म विद द सिग्नेचर ऑफ टेंडर, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साइन के बाद जो है जो प्राइस टेंडर है, मतलब जो उसने रेडी किया है उसको उसमें डालेगा। दिस शैल बी लार्ज इन्वेलप ऑफ एडिक्वेट साइज, इट शैल कंटेन ऑल 3 इन्वेलप, सारा इन्वेलप इसमें डाल के फिर आगे दे देंगे। तो ये पहले का तरीका था कि अलग अलग इन्वेलप लेते थे और उसको हम लोग सारा डॉक्यूमेंट को सेपरेट वाइज करके ईएमडी अलग कर दिया, जिसमें आइटम को कोड किया उसको अलग कर दिया, बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एक इन्वेलप में डाल के तीनों को आपने एक साथ
एक बड़े रोल पे डाल के भेज दिया। तो ये तरीका था पहले सबमिशन का फिजिकल मोड का। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा टेंडर जो है पहुंच जाएगा वहां पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको सारे एनवेलप को ओपन करके देखेंगे। तो ये तो उस तब हम लोग पहले केस की बात कर रहे हैं कि पुराने जो होता था फिजिकल मोड की बात। तो हम लोग जो भी आउटर एनवेलप को खोलेंगे, उसके बाद हम लोग सबको 1 2 3 जो है आपका तीनों को खोल के चेक करेंगे। ठीक है, और जिसमें भी जो कमी होगा तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको तो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोटिस में हमारा दिया हुआ है टाइम टेबल और उस टाइम टेबल पे जमा नहीं हुआ, तो उसको डेफिशिएंसी रह गया, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अपना जो सही फॉर्मेट बनाएगा उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। और आगे आगे लेके चलने का मतलब क्या है, फिर हम स्क्रूटनी करेंगे, मीनिंग हम A to Z चीजें चेक करेंगे, हर पेपर को चेक करेंगे। ठीक है, जो भी उसने दिया है थॉरोली चेक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी टेंडर इट इज रिक्वायर्ड टू थॉरोली चेक ऑल द टेंडर्स received so that there are no mistakes. Generally the tenders which are far below the estimated cost of the work would not be accepted. मतलब कल भी सही बताया था हमने कि अगर बहुत ही बिलो कोट कर दिया है, मान लीजिए कोई इतना डिस्पेट होगा नहीं, हमको बहुत कम पे काम करा देंगे। ठीक है, मतलब टेंडर के चलते, कुछ लेने के चलते कुछ भी कोट कर रहा है कि बहुत लो कोट कर दे, आपको पता है कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है कि बहुत ही लो है, तो उतना लो में तो नहीं हो पाएगा क्या। तो अगर उस तरह का रेट है कोट किया हुआ, तो बहुत लोअर अगर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो सेकंड लोअर होगा उसको देखेंगे। तो इस तरह का केस आएगा। ठीक है, कुछ प्रिकॉशन है कि कैसे क्या मतलब आपको लेना है। ठीक है, ये सब चीज के बाद द पर्सन ओपनिंग द टेंडर शैल इनिशियल अगेंस्ट द नेम ऑफ द टेंडर एंटर्ड इन द रजिस्टर टू द टेंडर फॉर्म इशूड। इनिशियल क्या हुआ, मतलब अपना साइन करेंगे एक तरह से। ठीक है, ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ टेंडर्स रिसीव्ड विद डिटेल ऑफ डिपॉजिट चेक शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब जो जमा किया है, चेक जिसका आया है ईएमडी का, उसका लिस्ट बनेगा। मतलब ये सब प्रिपरेशन करना होगा। जब हम लोग स्क्रूटनी करें, यही टाइम लगेगा, तैयार कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, इतने ईएमडी जमा किया है, इतने लोग का सही है, इतने लोग का गलत है। तो वो चीज करना होगा। उसके बाद भी जो सही है फिर उसका हम लोग और आगे जाके सारा प्राइस, आइटम रेट और ये सब का भी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबका ये एक डेटा तैयार करेंगे, इसका क्या क्या हमारे पास आ गया है। और फिर लास्ट में हम लोग उन्हें एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट देता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या हुआ, तो उससे क्या पता चलेगा कि किसने कम कोट किया है, किसने ज्यादा कोट किया है। ठीक है, हर आइटम वाइज आपको पता चल जाएगा किसका जो है रेट सही है, प्लस किसको टेंडर देना चाहिए। तो हालांकि आपको क्या है कि लोएस्ट ढूंढना है कि कौन सा लोअर होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। एज अ ऑनर, एज अ डिपार्टमेंट, अगर हमारे कम पे ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट ये नहीं कि सबसे बहुत ज़्यादा कोई काम लोग कर दिया है और आपको लगता है कि वो उतने में नहीं कर पाएगा, फिर उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऑल द क्या लिखा है, ओवर राइटिंग करेक्शन इन द टेंडर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी अटेस्टेड एट ऑल सच प्लेसेस। मतलब ये सब ये चीज़ है, कहीं कटफट होता है ना कि फॉर्म भरने में गलत कुछ कर लिए, ये कर दिए, तो उसमें क्या करते थे लोग, अपना इनिशियल मारते सिग्नेचर का, इनिशियल कर दिया, अटेस्टेड कर दिया कि ये मैंने किया है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। इनिशियल मारने का मतलब हो जाता है कि आपने आपके कारण गलती से कटा है और आप उसको जान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें था। पहले जो फिजिकल फॉर्म में जमा करते थे, भरने में दिक्कतें आती थी, तो ये चीज़ें हो जाता था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं कुछ ऐसा चीज़ भी होते रहता था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ और पढ़िएगा इसमें और दिखेगा आपको। यहाँ देखना, व्हेनेवर देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेट कोटेड इन फिगर्स एंड वर्ड्स, मतलब लिखा हुआ है दोनों में कोई अंतर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है वो किस पे करेक्ट आएगा उसको देखें। तो बहुत सारा इसमें था जो कि अब नहीं होगा, अब ऑनलाइन सिस्टम है, तो सिर्फ
रीड डालेगा क्या, ना ओवर राइटिंग का केस है, ना फिर वर्ड में लिखने का गलती होगा कुछ ऐसा, तो अब आसान हो गया। तो ये पढ़ लीजिएगा इसको, स्क्रूटनी का और भी क्या क्या छोटा छोटा पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक कॉम्परेटिव डॉक्यूमेंट पे आते हैं, जिसपे क्या होता है, एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म का नाम लिखेंगे। ये टेबल अगर इसको माने, हाँ ठीक है, फॉर्म का नाम इधर लिख दिया है, अमाउंट ऑफ टेंडर इधर लिख दिया है, और इधर रिमार्क्स लिखा हुआ है। मतलब कहने का कि हमारे पास ABCDE इतने तरह का कॉन्ट्रैक्टर है। तो बी है, मान लीजिए कोई फॉर्म, उसने कोट किया है दिस मच, ठीक है, 5 लाख, ठीक है। ए ने कोट किया है आपको 5.25 कोट किया है। सी को देखेंगे 5.30, ई को देखिए 5.40, और डी को देख रहे हैं हम लोग 5.50। तो ये क्या है आपका, जितना आएगा टेंडर, मान लीजिए 50 है, 60 है, 20 है, जो भी जितना भी है, सबको हम लोग यहाँ लिस्ट करेंगे। ठीक है, नेम वाइज हम लोग लिस्ट कर लेंगे फॉर्म का या कॉन्ट्रैक्टर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेंडर का उसका अमाउंट कितना है, टोटल वो कितना कोट कर रहा है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह का है। अगर सबसे लोअर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे लोअर क्या है, ये आपको 5 लाख यहाँ सबसे लोअर दिख रहा है, लोएस्ट दिख रहा है। तो मान लीजिए कि आपका काम जो है 5 लाख में हो सकता है, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा लोएस्ट नहीं है, तभी ठीक है, तब हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमको जो वर्क है, हमने जो वर्क दिया है, अगर वो वर्क इतने में होने लायक है, इतना में कर लेगा, तो ठीक है। मान लीजिए आपने जो भी किया होगा, आपने मान लिया 5.15 5.20 का एस्टिमेट दिया है। ठीक है, आपने शुरू में जो BOQ बना के दिया है 5.20 का दिया है, 5,20,000, और वो कोई कोट कर रहा है 5 लाख, 5 लाख में कर देगा, तो आपके लिए ठीक है, ये ज्यादा लोएस्ट नहीं है। जैसे हम 5.25 बोल रहा है कोई, कोई 5 लाख बोला, तो इससे ज्यादा इससे अच्छा है कि हम इससे करा ले। कोई होगा कि मान लीजिए आपने, आपका प्राइस होगा इसके बीच में, 5.28 होगा, मान लेते हैं 5,28,000 आपका प्राइस एस्टिमेटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ लोअर लोग बिड कर रहा है, तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो हम इन दोनों में से किसको चूज करें, जो लोएस्ट होगा। बट अगर मान लीजिए ये 5 लाख में आपका काम नहीं हो सकता है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं 5 लाख में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये नहीं कर पाएगा, तो बाद में जाके दिक्कत होगा, डिस्प्यूट होगा, तो तब उस केस में आप क्या करेंगे, सेकंड लोअर को चूज करेंगे, इसको आप चूज कर लेंगे वैसे केस में। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं ये 5 लाख में भी काम हो सकता है, आपको लोएस्ट देखना है, तो आप सीधा लोएस्ट को यूज कर लेंगे, इसको ऐसे घेरेंगे, हमारा कहेंगे ये लोएस्ट है, हम इसको टेंडर देंगे बी को। तो इस तरह का चीज कर सकते हैं हम लोग। ये कॉम्पिटेटिव हुआ, यही कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट हुआ। हम लोग फर्म का नाम लिख रहे हैं, उसका टेंडर अमाउंट लिख रहे हैं, और फिर हम लोग उसमें देख रहे हैं कि किसका कम है, किसका ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका लोएस्ट होगा, ओके, जिसका आपको एक्सेप्ट करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देंगे, मतलब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। टेंडर जो है उसको देंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसका आपको लोएस्ट मिला, और जिससे आप सेटिस्फाइड हो गए, हाँ लोएस्ट है, हम इससे काम कराएंगे। तो उससे को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। और अवार्ड करेंगे मतलब क्या होगा कि उसके बाद हम लोग उसको एक इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। ठीक है, और एक एक्सेप्टेंस का टाइम रहेगा कि आइए एग्रीमेंट कीजिए, साइन कीजिए, और फिर आप काम कीजिए। तो हमारा उसके बाद क्या होगा, जो लोएस्ट होगा उसको अवार्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग उसको एक समय देगा कॉन्ट्रैक्टर को कि आइए साइन कीजिए और एग्रीमेंट कीजिए, और फिर अपना काम शुरू कीजिए। तो फिर वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा टेंडर का, जब वो साइन हो जाएगा ना, दोनों पार्टी का साइन हो जाएगा, तो हमारा वो टेंडर क्या हुआ, एक्सेप्टेड हो गया। और उसके बाद हम लोग उस पर फिर काम हो जाएगा शुरू। मतलब हमारा क्या है, उसके बाद एक कार्य आदेश निकालना पड़ेगा, कि वो कार्य करने का आदेश निकालना पड़ेगा उसके नाम पे, कि आप काम शुरू करिए। तो उसके बाद जो हमारा होगा, वर्क ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था 1872, इसमें क्या लिखा हुआ, व्हेन अप द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his asset there to the proposal is said to be accepted। तो वही केस है, हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अवार्ड हुआ है, उसको एक्सेप्ट करेगा, जाके डिपार्टमेंट के साथ या ऑनर के साथ साइन करेगा, उसके बाद उसका एग्रीमेंट
कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो गया, अब उसको काम करना है। तो उसके बाद का प्रोसेस शुरू होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्क ऑर्डर। मतलब अगर आपको कुछ अच्छा लग गया, सपोज आपको कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको कुछ मंगवाना है, कोई मशीन खरीदना है आपको, ठीक है। मान लीजिए एक डीजी सेट खरीद लेना है, ठीक है, जो कि आपको आता है लगभग 5 लाख 6 लाख ऐसे में आता है। तो मान लीजिए आप एक महंगा मशीन खरीद रहे हैं, जनरेटर जो होता है करंट वाला, तो आप क्या कीजिएगा, आप किसी एक को जाके पकड़ के ले लीजिएगा कि नहीं दे दो भाई आप, जो उसका कॉस्ट हुआ, ऐसे तो नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2-3 दुकान जाएंगे, 2-3 जो एजेंसी के पास जाएंगे, जो प्रोवाइडर है, अच्छा ब्रांड का भी है, जिसको जाना जाएंगे, उससे हम लोग उसका प्राइस लेंगे। तो सबके पास जा जाके क्या करेंगे, हम उसका कोटेशन लेंगे कि आपके पास कोटेशन लाइए। तो वो कोटेशन क्या हुआ एक तरह से, जैसे आपने मान लीजिए ऐसा प्रोसेस अगर देखें पूरा, कि आप एक तरह से टेंडर कर रहे हैं, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ना, तो वो टेंडर हो गया। तो उसके बाद आपको क्या है, वो कोटेशन दे रहा है, मतलब वो क्या है, टेंडर आपको भर के दे रहा है, ठीक है, कोटेशन दे रहा है। तो कोटेशन जब आपको मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाइएगा सबका। आपको 5 लोगों से मिला, तो आपने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाया कि हमारा इतना 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 सबका प्राइस है। अब कॉम्परेटिव बनाने के बाद आपको सबसे लोअर जिसका लगेगा, आप उसको क्या कहेंगे, ये लोएस्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम इसको चूज करेंगे। लोएस्ट हुआ, हम उसको अवॉर्ड कर दिए कि भाई तुम हमको प्रोवाइड करो। तो उसको आप कैसे बोलिएगा, प्रोवाइड करो, तो आप एक कार्य आदेश निकालिएगा कि ये जो है हमको यहाँ चाहिए। कार्य आदेश में क्या लिखा रहेगा आपको कि आप काम शुरू कीजिए, और ये लिखा रहेगा आपके आपके इधर से एंड से वर्क ऑर्डर, कार्य आदेश कि आप कार्य शुरू कर दीजिए। तो एक आदेश निकलेगा आफ्टर द एक्सेप्टेंस, ठीक है। और एक देखिए टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी कर दीजिए, एक टाइम लिमिट आपको दे देगा, और काम को स्टार्ट करना है। तो ये वर्क ऑर्डर में लिखा रहेगा। देखिए एक और चीज यहाँ पर लिखा है, इन केस इफ अ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर। मान लीजिए वर्क ऑर्डर में बोला गया इतने टाइम में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिए और काम स्टार्ट कीजिए। तो अगर मान लीजिए वो फेल करता है, उस चीज को नहीं जमा करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो अर्नेस्ट मनी है उसको तो पहले हम जब्त कर लेंगे, और सेकंड लोएस्ट टेंडर जिसका होगा उसको हम लोग फिर इनवाइट करेंगे। सेकंड लोएस्ट उसको हम लोग फिर उसको दे देंगे काम, फिर उसको इनवाइट करेंगे, उससे उसका एक्सेप्टेंस करेंगे, और उसका एग्रीमेंट करके हम उसको वर्क ऑर्डर दे देंगे। क्लियर है? समझ गए? यस यस सर। सर। अब एक और टर्म आपके इस यूनिट में है जिसको बोलते हैं अनबैलेंस टेंडर। क्या होता है, ठीक है, अनबैलेंस टेंडर क्या होता है। तो सपोज कि ये कोई ऐसा केस आ गया जिसमें सारा कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठीक है, सारा कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या किया, मतलब जो आपका टेंडर वैल्यू है, जो आपका कॉस्ट है, उससे नीचे कोट किया है, ठीक है। इफ द कॉन्ट्रैक्टर कोट्स बिलो टू द टेंडर वैल्यू, सच टेंडर्स विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस टेंडर। मतलब सारा कॉन्ट्रैक्टर उसके मतलब जो वैल्यू जो है उसका नीचे है टोटल कॉस्ट से, तो उस टेंडर को हम लोग अनबैलेंस टेंडर बोल रहे हैं। तो बिफोर अवार्डिंग such unbalanced tender to the lowest bidded contractor, the official or tender inviting authority may take as security deposit with unbalanced amount as precautionary। मतलब कुछ केस में ऐसा है कि सबने लोएस्ट पुट किया है, तो आपको शक लगता है कि अरे सब लोअर पुट किया है, तो उस तरह के जो केसेज आएंगे ना, उस तरह के जो टेंडर आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस टेंडर बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या है, आपको लगता है कि अरे ये काम कैसे होगा, ठीक है, तो एक ये लगता है, तो आपको थोड़ा सेफ्टी के लिए आप क्या करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, आप हमको दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज है, कहीं कहीं अलग, जैसे इस बुक में कुछ अलग यहाँ लिखा है, व्हेन टेंडर्स इनवाइटेड ऑन आइटम रेट बेसिस इन फॉर्म बी टू द कॉन्ट्रैक्टर ट्राइज टू सबमिट एन अनबैलेंस टेंडर। हाँ, मतलब अनबैलेंस टेंडर कहने का मीनिंग ये है कि लोअर कॉस्ट, लोअर कोट करना, वो चीज, समझे, ठीक है। सर उसके बाद आप एक और देखिएगा, अगर इसमें
एक और सर आपको आएगा, एक रिंग फॉर्मेशन भी करके आता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। तो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। रिंग फॉर्मेशन एक और टर्म भी आता है, जो छोटा छोटा डेफिनेशन पूछेगा। मानिए छोटा छोटा नोट्स में आता है ना जो क्वेश्चन, मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 2-3 मिनट का आपको आंसर करना है, 2-2 नंबर का। तो उस तरह का एक डेफिनेशन सर पूछ दिया कुछ पूछ ABCD रही है। करके। ऐसा वाला क्वेश्चन है ना सबके पास, जी सर। सेक्शन काउंट का। सर तो करो असाइनमेंट क्वेश्चन सब क्या। सर आवाज तो देखिए कट रिंग रही। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कभी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। हेलो, नहीं, आवाज आ रही है, जा नहीं रही। अब आ रही है। अरे जाने रही। देखिए कभी कभी क्या है कि आपको प्रोजेक्ट है, ठीक है, सर और लिमिटेड आपके पास टेंडर आया, लिमिटेड टेंडर आया। सर का माइक तो ऑफ है क्या? लिमिटेड टेंडर आ जाता है और ज्यादा कोई टेंडर भरा नहीं। तो उस केस में क्या है, मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट वाइज कुछ कुछ प्रोजेक्ट का जो एक पोर्शन है किसी एक को दे दिए, दूसरा पार्ट किसी और को दे दिए, तीसरा किसी और को दे दिए, चौथा किसी और को दे दिए। तो इस तरह से हम लोग एक रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं कि मतलब ये ना हो कि हम उसको नहीं दिए इसको दिए। तो ये इसी को बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। मतलब व्हेन नंबर ऑफ टेंडर अप्लाइड फॉर एनी वर्क इज लिमिटेड, ठीक है, then parts of work can be given to different contractors by keeping in mind their expertization and financial capability. This is adopted to avoid collision and unnecessary disputes among the contractors. तो ये सब क्या है कि अगर मान लीजिए कभी होता है ऐसा केस, तो हम लोग रिंग फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सबको थोड़ा 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 काम दे देंगे और हमारा काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस डिस्प्यूट भी नहीं रहेगा कि हमको मिला उसको हमको नहीं मिला उसको मिला, ऐसा केस, ठीक है। हाँ। तो ये सब यूनिट में यही सब है। आप जो है इसको पढ़िए और ज्यादातर याद करना पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से। देखिए क्योंकि ये चीजें क्या है, जब आप करिएगा तभी आप एक्चुअल में चीज समझ पाइएगा। जब आप जाइएगा डिपार्टमेंट में काम कीजिएगा, रियल मीनिंग पता चलेगा। एक्चुअली स्क्रूटनी है, इतना आसान नहीं दिख रहा है। जैसा हम भी पढ़ रहे हैं कि स्क्रूटनी इतना है, ये लिस्ट बनाई वो लिस्ट बनाई ये वो करें, बट वहाँ एक अलग प्रेशर रहता है। प्लस बहुत सारी चीजें हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलत से कुछ कोई लोएस्ट और है किसी और को दे दिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक ये दिक्कतें आएंगी धीरे धीरे, बहुत सारा इशूज आप आएगा सोल्व कीजिएगा तो सीखिएगा उससे ज्यादा। तो अभी हम लोग को बार बार पढ़िए पढ़िए ताकि आप थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो जाए आपका, कि आप आगे जाके ये नहीं बोलिए कि हमको अर्नेस्ट डिपॉजिट नहीं पता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं पता है, टेंडर क्या होता है हमको पता नहीं है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या है पता नहीं है, SBD क्या है पता नहीं है, ठीक है, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है नहीं पता है, तो एग्रीमेंट फॉर्म्स ये सब वो सब तो सुनने हैं आप। तो ये चीज आपको माइंड में कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम करने जा रहे हैं आपको ये सब नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत है। आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ये कुछ होता है, ठीक है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में इतने सारी चीज जो है चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, उसका एक प्रोसेस मान लीजिए, स्क्रूटनी भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब चीज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी एक कुछ है, इस तरह का चीज आपको याद रहना चाहिए।